हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो भैया फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे सफल 3.0 सीरीज में। तो भैया आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर, आज क्या पढ़ाने वाले हो। तो बेटा आज हम बात करेंगे किसके बारे में, तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में। अच्छा, अब इस चैप्टर को या इस यूनिट को आगे पढ़ाने से पहले कुछ बातें मैं आपको बोलना चाहूंगा। क्या बातें हैं भाई वो। तो सबसे पहली बात ये बोलना चाहूंगा कि भाई हम अभी पढ़ के आ रहे हैं बेसिकली। तो अभी हम जो है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। और इसमें हम ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ओवरऑल पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कि ह्यूमन सेटलमेंट्स हुआ कैसे। क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं ना, तो उसका जो एक सेंटर पॉइंट हो जाता है ना, वो ह्यूमन सेटलमेंट्स हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि हमने क्या किया, हमने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट किया और इसके अकॉर्डिंग जो हमने सेटल डाउन होना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी आप पार्ट 2 की हम बात करेंगे, जिसमें हम इंडिया की स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में बात करेंगे ना। उसमें हम एक बार और फिर से जो है ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसमें इंडिया को हम सेंटर में रखेंगे। अभी हम पूरे वर्ल्ड को सेंटर में रखे हुए हैं। क्लियर हुआ। चलिए, तो भाई इस चैप्टर को, इस यूनिट को आगे पढ़ाने से पहले ना हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं कि सर आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो। हाँ बेटा, देखो मैंने बताया था ना आपको, जैसे पहला चैप्टर जो था मैंने आपको बताया था कि भाई ये पूरे जो सब्जेक्ट है ना ज्योग्राफी, वो कैसा सब्जेक्ट है, वो एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है कि आप उसको हर एक डिसिप्लिन से जो है कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हो। तो थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो अगर मैं आज से 10,000 साल पहले की बात करूं, 20,000 साल पहले की बात करूं, उस टाइम था क्या बेसिकली कि जो हम ह्यूमंस थे, तो ह्यूमंस वर अनसिविलाइज्ड, वो इतने ज्यादा इवॉल्व नहीं हुए थे। फिर क्या हुआ, विद द टाइम ग्रेजुअली धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी और ह्यूमंस ने क्या किया, खुद को इवॉल्व करना शुरू कर लिया। और आप देखोगे उन्होंने सेटल डाउन होना शुरू कर दिया, मतलब एक जगह उन्होंने बसना शुरू कर दिया। और जो प्राइमरी एक्टिविटी जो होती है, स्पेसिफिकली मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, वो परफॉर्म करना शुरू कर दिया। ठीक है, और फिर यहीं से कहानी हमारी शुरू होती है ह्यूमन सेटलमेंट्स की। जब भी बात आती है ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में, तो यहां पर सिंपल सी बात है कि जैसा जहां पर फिजिकल एनवायरमेंट होगा, वहां पर वैसे जो लोग हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे, वहां सेटल डाउन हो जाएंगे। क्लियर हुआ। आज भी आपको ये चीज देखने को मिलती है भाई। जैसे मैं बात कर लेता हूं नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिकली मैं बात करूं, ये हमारा जो पंजाब वाला प्लेन है ना, पंजाब हरियाणा, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो ये नदर्न प्लेन के पार्ट है। और यहाँ पर डेंसली पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है, अच्छी खासी पॉपुलेशन आपको मिल जाएगी एज कंपेयर टू साउथ, एज कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट, एज कंपेयर टू हिली एरियाज। ठीक है, ऐसा क्यों है भाई। तो ऑब्वियसली बात आपको पता है कि भाई ये जो एरिया है बिल्कुल प्लेन एरियाज है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, एलुअल सॉइल जो है यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ देखो, आप प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी आप किसी चीज को समझने की कोशिश करते हो ना, तो उसके अंदर नहीं घुसते आप। मैं हमेशा बोलता हूं कि देखो, जब भी कोई चीज, स्पेसिफिकली ज्योग्राफी की बात करूं, कि जब भी आप कोई ज्योग्राफी को समझ रहे होते हो ना, तो उसको हर एक चीज से कनेक्ट किया करो। कि यार एक बात बताओ, कि कहीं पे पॉपुलेशन बस रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई रीजन होगा ना उसका। पॉपुलेशन किसी जगह पर रह रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके आसपास रिसोर्सेज वगैरह होने चाहिए, तभी तो वो जो अपनी जिंदगी है वो कैसे काटेंगे भाई। आसपास पानी नहीं है, सोच के देखो, आसपास पानी नहीं है तो उनको कितनी प्रॉब्लम होगी। आसपास जो भी उनकी जो कोई मार्केट नहीं है आसपास, सोच के देखो उन्हें कितनी प्रॉब्लम होगी, है ना। आसपास मान के चलो आपका फर्टाइल सॉइल नहीं है, तो खेती कैसे करोगे। समझ में आ रहा है ना। तो बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि भाई किसी भी जगह की पॉपुलेशन कितनी होगी और लोग जो है सेटल डाउन कैसे होंगे। क्लियर हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस चैप्टर की हम बात करें, इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्लियर हुआ। चलिए, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को बात करेंगे। इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है हमारा, थोड़ा सा जानेंगे इस चैप्टर के सार के बारे में, क्या है इस चैप्टर में। और थोड़ी सी आप होता है ना कि ओवरऑल जो चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं बेसिकली। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे भाई, फिर हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, सेटलमेंट्स का। मतलब आप यहाँ पे हम देखेंगे अर्बन और जो रूरल डाइकोटमी है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या होता है डाइकोटमी, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट्स के। अच्छा, अब होता क्या है कि किसी भी जगह पर जब कोई सेटलमेंट होता है ना, तो उसका एक शेप बन जाता है। ऑब्वियसली बात है कि आप जमीन पर सेटल डाउन हो रहे हो ना, रहोगे तो जमीन पर ना। अब एक जगह जो है पॉपुलेशन इकट्ठी होती जा रही है, अपने घर बनाती जा रही है, रोड बन रही है, सड़कें बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार हो रहा है, तो आप देखोगे एक शेप को फॉर्म कर लेते हैं, एक पैटर्न को फॉर्म कर लेते हैं। उसके बारे में हम जो है बात करेंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा रूरल सेटलमेंट्स के बारे में बात करेंगे, और फिर इसके पैटर्न के बारे में भी हम जो है बात करेंगे। क्लियर हुआ। अब ये बात होगी रूरल की, उसके बाद हम शहरों पे आएंगे, हम अर्बन सेंटर्स पे आएंगे। तो यहां पर हम किसके बारे में बात करेंगे, अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में बात करेंगे। यहां पर हम शहरों के बारे में बात करेंगे स्पेसिफिकली। जो हम यहां पर ये भी देखेंगे, जो डेवलप्ड शहर हैं और जो डेवलपिंग शहर जो है, उनमें क्या डिफरेंस आ जाता है। क्लियर हुआ। हम ये भी यहां पर डिफाइन करने वाले हैं कि बेसिकली जो रूरल जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, और जो अर्बन सेंटर्स होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। कोई इंसान अगर गांव में रह रहा है तो क्या मतलब है गांव में रह रहा है, गांव को गांव क्या बनाता है और शहर को शहर क्या बनाता है, तो ये भी हम देखने वाले हैं। क्लियर हुआ। चलिए, उसके बाद क्या करेंगे हम भाई, उसके बाद कि भाई शहर में क्या होता है, अलग अलग फॉर्म्स तैयार होती है ना। जैसे टाउन्स की हम बात करें, अर्बन सेंटर्स की हम बात करें, तो यहां पे हम इसको क्लासिफाई कर देंगे और इसमें हम अलग अलग जो केस स्टडीज हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर हुआ। यानी कि जैसे आप देखोगे ना, शहर, बहुत सारे शहर ऐसे होते हैं जो प्लान्ड होते हैं,
है ना, उनको पहले डिजाइन किया जाता है प्रॉपर तरीके से। कोई बहुत बड़ा आर्किटेक्चर होगा जो उनको डिजाइन करेगा, उसके बाद जो है पहले उन्हें डिजाइन किया जाएगा, उसके बाद जो वहां पर वो बसाने शुरू किए जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनप्लान्ड होते हैं, मतलब वहां पर जो उनकी हिस्ट्री रही है वो बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है, लोग वहां पे हजारों सालों से रह रहे हैं, है ना, हजारों सालों से रह रहे हैं, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है कि आप प्लान जो सेटलमेंट है नहीं बना सकते। तो इसके बेसिस पे हमने डिवाइड कर लिया। तो हम अलग अलग फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे जो टाउन्स होते हैं हमारे, ठीक है। अब फिर हम किसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो लास्ट टॉपिक आएगा हमारा कि भाई ठीक है, जो अर्बन सेंटर्स हैं, स्पेसिफिकली मैं डेवलपिंग नेशंस की बात करूं, तो डेवलपिंग नेशंस में क्या प्रॉब्लम आती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सैनिटेशन की प्रॉब्लम होती है, साफ सफाई, पोल्यूशन वगैरह तमाम चीजें होती हैं। इन पर हम जो है चर्चा करेंगे, और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज की। मतलब अब देखो, डेवलप्ड कंट्रीज तो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, तो वहां पर जो पॉपुलेशन है शहरों में, तो वो काफी हैप्पी है। क्लियर हुआ ना। जैसे यहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है, जैसे बाहर की जो नेशन है, जैसे आप देखोगे यूएस वगैरह, फिनलैंड की मैं बात करूँ, डेनमार्क की बात करूँ, तो ये हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत ऊपर रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, और ये अपनी जो इनकी जो जनता है, इनकी जो ऑडियंस है भाई, है ना, इनके जो लोग हैं, उनको ये अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर हुआ ना। लेकिन यही जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो दिखती है अर्बन सेटलमेंट में। स्पेसिफिकली मैं बात करूं डेवलपिंग नेशंस में, तो फॉर एग्जांपल मैं इंडिया की ही बात करूं, तो इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, हमें बहुत टाइम लग जाएगा, 20-25 साल लग जाएंगे डेवलप्ड होने में। तो इंडिया में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है जो शहरों में दिखाई देती हैं, या फिर जो डेवलपिंग नेशन है वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उस पर जो हम चर्चा करेंगे। क्लियर हुआ। तो इतने सारे जो टॉपिक्स हैं हम उनको जो है पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको पूरे चैप्टर का सार जो है क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। क्लियर हुआ। चले तो स्टार्ट कर देते हैं, और स्टार्ट करेंगे अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट से। थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं इस चैप्टर का क्या है। तो देखो, जब मैं बात करता हूं ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में, तो भाई अगर मैं बोलूं कि भाई ह्यूमन ज्योग्राफी का एक सेंटर पार्ट है क्या ह्यूमन सेटलमेंट, अब सोच के देखो ना, ऐसा क्यों बोला गया है। क्योंकि आप देखोगे कहीं पर भी अगर ह्यूमन सेटलमेंट्स हो रही है ना किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, तो वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। तो भाई आप देखोगे ह्यूमन रिलेशनशिप जो है एनवायरमेंट के साथ में। मैंने क्या बोला था कि भाई देखो, ऐसा है कि हमारी जो अर्थ है वो एक स्टेज है, वहां पर क्या है, वहां पर ह्यूमंस जो है परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्म कैसे करते हैं कि भाई वो अर्थ पे आए, और अर्थ पे आकर जो है वो क्या कर रहे हैं, फिजिकल एनवायरमेंट के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप दिखाता है। तो ऑब्वियसली बात है कि आप जहां पर सेटल डाउन हुए हो वो कैसे हुए होगी, तो वहां का जो फिजिकल एनवायरमेंट होगा, आपका जो देखो कल्चरल जो है, कल्चरल जो चीजें होती हैं, आपकी हिस्टोरिकल जो चीजें होती हैं, वो तो कनेक्ट करती हैं। लेकिन अगर पूरी हिस्ट्री आप देखोगे तो ऑब्वियसली बात है, आपको वहां पे दिखाई देता है कि भाई बहुत सारी चीजें जो है वो फिजिकल एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करती हैं। कहीं का जो टरेन है ना, वो डिफाइन करेगा कि वहां पर कितनी पॉपुलेशन होगी। तो मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया था हमारे नदर्न प्लेन्स का। जो हमारे नदर्न प्लेन्स है, स्पेसिफिकली पंजाब की बात करूं, हरियाणा, यूपी, बिहार, है ना, राजस्थान वाले पार्ट की बात करूं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट पिक्चर दिखाई देती है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डेंस है ना, यहाँ पर जो सेटलमेंट है वो बहुत ज्यादा डेंस है। क्लियर हुआ। क्यों है डेंस? तो ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं भाई। यहाँ पे जो सॉइल है वो फर्टाइल है, प्लेन एरिया है, टेरेन बिल्कुल प्लेन है यहाँ का। और वही मैं अगर बात करूं हिली एरियाज की, तो वहां पे पॉपुलेशन कम दिखती है। आपको समझ में आया? तो सिंपल सा मतलब है कि जब हम ह्यूमन सेटलमेंट्स की बात करते हैं तो एक सेंटर पॉइंट हो जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी का। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो, कहीं पर भी अगर सेटलमेंट होता है, किसी भी रीजन में अगर सेटलमेंट होता है, तो वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि वो भाई ह्यूमन रिलेशनशिप जो है ना, किसके साथ में, हमारे फिजिकल एनवायरमेंट के साथ में, उस चीज को जो डिफाइन करता है हमारा ह्यूमन सेटलमेंट। समझ में आया? एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच में और ह्यूमन सेटलमेंट्स के बीच में। उसको डिफाइन कौन कर रहा है हमारा? तो भाई उसको डिफाइन हमारा ह्यूमन सेटलमेंट्स ही कर रहा है। ठीक है। फिजिकल एनवायरमेंट और ह्यूमन जो रिलेशनशिप है, फिजिकल एनवायरमेंट की रिलेशनशिप, ह्यूमन की रिलेशनशिप, उसके बीच में जो कनेक्शन है, वो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनवायरमेंट की जो रिलेशनशिप है, एनवायरमेंट और ह्यूमन बीइंग्स के बीच की जो रिलेशनशिप है, वो कौन डिफाइन कर रहा है भाई? वो हमारा ह्यूमन सेटलमेंट ही डिफाइन कर रहा है। ठीक है। रीजन मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक चीज आती है कि भाई देखो, जब हम बात करते हैं रूरल की, जब हम बात करते हैं रूरल की और अर्बन की, यानी कि जब हम शहरों और गांव की बात करते हैं तो इनमें क्या डिफरेंस आ जाता है ना। जैसे मैं बताऊं कि सर एक बात बताओ, गांव को गांव हम कब बोलेंगे और शहर को शहर हम कब बोलेंगे? तो आप बोल दोगे, आप तो कुछ भी बोल सकते हो कि सर गांव में लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, और शहरों में जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, है ना। ऐसे करके डिफाइन करना है। या फिर सर गांव में जो पॉपुलेशन होती है वो कम होती है, शहरों में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब हम बात करते हैं किसके बारे में, जब हम बात करते हैं अर्बन सेंटर्स के बारे में और रूरल सेंटर्स के बारे में, तो आप किस चीज से जो डिफरेंशिएट कर पाते हो कि भाई ये जो है गांव है, ये जो है शहर है। अभी मैंने पैसे वाली बात कही, तो भाई देखो गांव में भी ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास पैसा दिखाते नहीं है, बहुत सारा पैसा होता है उनके पास, है ना। शहर में जितने लोग रह रहे हैं उनसे ज्यादा पैसा होता है गांव में। क्लियर हुआ ना। तो आप इस चीज से डिफाइन नहीं कर सकते। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये बताते हैं भाई कोई गांव क्यों है और कोई शहर क्यों है। ठीक है। तो उसकी बात जो यहाँ पे की जा रही है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक चीज बोली गई है कि जब हम बात करते हैं ना, जब हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे कोई कंसेंसस नहीं है, मतलब एक कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट नहीं है, कोई
एक चीज पे जो है राजी नहीं होता कि भाई ये जो चीज है वो विलेज को डिफाइन करेगी और ये जो चीज है वो सिटी को डिफाइन करेगी। क्लियर हुआ ना? तो व्हाट एग्जैक्टली डिफाइन है सिटी और विलेजेस और टाउन? तो भाई इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, उस पर जो है थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो अब यहाँ पे जो हम बात किसकी करेंगे, हम यहाँ पे हम बात करेंगे रूरल एंड अर्बन डायकोटमी के बारे में। अच्छा, ये डायकोटमी शब्द का मतलब क्या है? तो ऑब्वियसली बात है, हम दो चीजों की बात कर रहे होते हैं। एक तरफ क्या भाई, एक तरफ हम जो है अर्बन की बात कर रहे हैं, है ना, एक तरफ जो हम रूरल की बात कर रहे हैं। इन दोनों को हम अलग अलग तरीके से देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब दो चीजों की अलग अलग हम बात कर रहे हैं ना, तो उसको हम डायकोटमी नाम से जाना है। यहाँ पे डायकोटमी का सिंपल सा मतलब है कि एक तरफ हम रूरल की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम अर्बन की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली किस चीज को जो है आप देखोगे, जैसे आज के टाइम पर आप देखोगे, जैसे आप वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाओ, वहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। वहां पर क्या होता है कि देखो, वहां पे जो लोग हैं वो जाते हैं शहर में नौकरी करने, उनकी जो जॉब है वो शहर में है ना, लेकिन वो एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, है ना, जैसे पॉल्यूशन फ्री, है ना, और भी कई सारी चीजें होती हैं, उन्हें एकदम थोड़ा आइसोलेशन में रहना है, थोड़ा सा आइसोलेशन में रहना है, उनको क्राउड ज्यादा पसंद नहीं है, शोर जो शोर होता है, क्राउड जो होता है, नॉइज जो होती है, वो ज्यादा पसंद नहीं है उनको, है ना, जो भी क्योस वगैरह जो होता है ना शहरों में आज के टाइम पर लोगों को पसंद नहीं है। तो आप देखोगे बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज में लोग हैं वो क्या करते हैं, वो जो आसपास के जो सब अर्बन सेंटर्स जो होते हैं वहां पर जाके जो है सेटल डाउन हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, डेली जो है अप डाउन करते हैं, मतलब डेली जो है शहर में अपनी जॉब करने आते हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन जाते वो लेकिन आउटस्कर्ट में रहते हैं, बहुत बाहर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो शहर का जो क्योस है वो पसंद नहीं है, पॉल्यूशन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो आजकल गांव में रह रहे हैं, लेकिन काम वो कहां पे कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं अर्बन सेंटर्स में। तो यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल होता है सर्व अर्बनाइजेशन, है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना नया आया है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे एक ट्रेंड देखने को मिला है, स्पेशली बात करूं वेस्टर्न कंट्रीज में, अभी इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। इंडिया में आप देखोगे, अभी जैसे दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं, तो आप देखोगे बहुत सारे जो लोग हैं ना वो मेरठ से आते हैं जॉब करने, कहां पे, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव। क्यों? क्योंकि भाई उनको जो है उधर शिफ्ट नहीं होना, एक्चुअली उनका घर भी वहां पे होता है, और बहुत सारे रीजंस होते हैं कि अब यहाँ पे ना बहुत ज्यादा क्राउड हो गया है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं और दिल्ली के जो आसपास का जो एरिया है, स्पेसिफिकली मैं बात करूं किसकी, स्पेसिफिकली मैं नोएडा की बात करूं, गुड़गांव की बात करूं, तो यहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा हो गया। तो आप देखोगे बहुत सारे जो लोग हैं वो 100 किलोमीटर, 150, अब तो रोड अच्छी हो गई है ना, रोड बहुत अच्छी हो गई, रोड नेटवर्क बहुत प्यारे हो गए हैं, हाईवेज बने हुए हैं, कनेक्ट कर रहे हैं जो अलग अलग गांव को, शहरों को, तो वो अपने उधर घर से डेली जो अप डाउन करते हैं, डेली अप डाउन करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन है सब अर्बनाइजेशन की। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं ना वो शहरों से दूर जाते जा रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे शहरों में कंजंक्शन बहुत ज्यादा है, यानी कि क्राउड बहुत ज्यादा है। क्लियर हुआ? अर्बन एरियाज की हम बात करें, और यहाँ पे बहुत सारी जो चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो आप देखोगे इट इज द न्यू ट्रेंड ऑफ पीपल मूविंग अवे फ्रॉम द कंजेस्टेड अर्बन एरियाज टू क्लीनर एरियाज आउटसाइड द सिटी। अब वो कहां जाते हैं, वो अब जो है शहर के बाहर जो है, जहां साफ सफाई है, प्रॉपर पॉल्यूशन फ्री, है ना, ज्यादा शोर शराबा नहीं है, तो वहां पर जाके जो है सेटल डाउन हो रहे हैं इन सर्च ऑफ अ बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग, है ना। तो उनको क्या चाहिए, उनको एक बेटर लाइफ चाहिए, है ना, एक जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अब इस चीज को हमने सबर्बन बोल दिया ना, इंपॉर्टेंट सबर्बन डेवलपमेंट अराउंड द मेजर सिटीज, एंड एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम्यूट फ्रॉम द होम इन द सबर्बन टू द वर्क प्लेस इन द सिटी, है ना। तो डेली लोग क्या कर रहे हैं, डेली लोग जो है ये जो सब अब्स जो एरिया है, सब अब्स का मतलब क्या है कि भाई जो शहर के बाहर जो एरिया है, जो शहरों को कनेक्ट करते हैं, मतलब शहर उन जो सब अब्स जो एरिया है उनको कनेक्ट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, मान के चलो ये शहर है ना, ये शहर है, मेन सेंटर है। अब इनको जो है कनेक्ट करने वाले बहुत सारे जो है शहर जो है बड़े बड़े छोटे छोटे जो जो अर्बन एरियाज जो है इनको कनेक्ट कर रहा है। अब ये क्या करेंगे, डायरेक्टली शहर में नहीं रहेंगे, ये शहर में नहीं रह रहे, ये क्या करते हैं भाई, ये कोई बंदा जो ए जो है वो क्या करेगा, वो जो है इस शहर में जो है डेली अप डाउन करेगा। ठीक है, क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि उसको एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए उसको, है ना, वो चाहता है कि भाई मैं शोर शराबे से दूर रहूं। तो आप देखोगे लोग जो है, अब एक ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लोग जो है अर्बन एरियाज में नहीं रहना चाहते, वो बाहर के जो सब अर्बन एरिया जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सब बन भी बोलते हैं ना, सबन भी बोलते हैं इसको। क्लियर हुआ? वहां से जो है आप देख सकते हो कि अपने घर से जो है डेली अप डाउन करते हैं। क्लियर हुआ? तो उसको हम बोल देते हैं सब अर्बनाइजेशन। क्लियर हुआ? क्या बोलते हैं इसको हम, सब अर्बनाइजेशन जो है इसको हम बोलते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आता है कि बेसिक डिफरेंस क्या है ना, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टाउन एंड विलेज क्या है, मतलब क्या आप बोल सकते हो आप। अच्छा, जो बेसिक डिफरेंस मेरे हिसाब से जो देखने को मिलता है वो देखो वेरी करता है, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। मतलब एक जो डेवलप्ड नेशन है वहां पर रूरल देखो होता क्या है बेसिकली, मैं बताता हूं आपको। एक अगर मैं नॉर्मल डेफिनेशन में आपको बताऊं कि भाई एक शहर में और एक गांव में डिफरेंस क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, वहां पे जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गांव की बात करूं तो ऐसा माना जाता है, अगर कोई गांव होता है ना, कि कोई भी अगर गांव है तो उसमें 90% है ना, 90% से ऊपर जो लोग हैं वो किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, वो आप बोल सकते हो एग्रीकल्चर एक्टिविटी या फिर प्राइमरी एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। वहीं अगर मैं शहरों की बात करूं तो शहरों में जो लोग होते हैं ज्यादातर किस में इन्वॉल्व होते हैं, ज्यादातर वो या तो सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूं, और मैं सर्विस सेक्टर की बात करूं, उसको हम टर्सरी सेक्टर भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो इन दोनों सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर मैं एक्टिविटीज के हिसाब से डिफाइन करूं कि भाई गांव कौन है, शहर कौन है, तो यहां पे सिंपल सा मतलब है, अगर आप किसी भी जगह को गांव बोल रहे हो, रूरल एरिया बोल रहे हो, तो सिंपल सा मतलब वहां पे जो लोग हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व है ना, इंगेज किसमें है, वो प्राइमरी एक्टिविटी में। वहीं मैं अगर शहरों की बात करूं तो शहरों में जो ज्यादातर जो लोग हैं वो कहां पर व्यस्त है भाई, कहां पर अपने काम को अपना समय लगा रहे हैं, तो भाई वो सर्विस सेक्टर में लगा रहे हैं या फिर सेकेंडरी सेक्टर में, और होता भी यही है। अब भाई सोच के देखो, आपने भी सुना है कि भाई मेरे जो भैया है ना वो दिल्ली रहते हैं, और दिल्ली में क्या करते हैं, वो खेती कर रहे हैं। अभी आपने कभी नहीं सुना होगा, ऑब्वियस बात है, दिल्ली जो गए हैं आपके भैया वो जॉब ही कर रहे होंगे। आपने कभी सुना है गुड़गांव में मेरे भैया है, बैंगलोर में मेरे भैया है, वो वहां पर ना क्या करते हैं, वहां पर फिशिंग करते हैं, है ना। आपने सुना है कभी? क्यों? क्योंकि भाई ये जो शहर है ये अर्बन सेंटर्स है, यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज ना के बराबर है। यहाँ पर या तो लोग सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है, या तो वो सेकेंडरी सेक्टर में या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वॉल्व है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये चीज बोली गई है। क्लियर हुआ ना? तो आप पढ़ोगे ना, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो the basic difference between the towns and villages that the towns the main occupation of the people is related to the secondary sector, secondary and tertiary sector, है ना। टाउन्स की और शहरों की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें। अगर मैं बात करूं विलेजेस की, तो यहाँ पर लोग जो इंगेज होंगे प्राइमरी ऑक्यूपेशन में इंगेज होंगे, जैसे एग्रीकल्चर की हम बात करें, फिशिंग की हम बात करें, लंबरिंग की हम बात करें। लंबरिंग का मतलब होता है बेसिकली जो लकड़ी काटने का काम होता है ना, वुड कटर जो होते हैं लकड़ी काटते हैं, तो उसको हम लंबरिंग बोल देते हैं। लंबरिंग की हम बात करें, माइनिंग की, एनिमल हस्बेंड्री की हम बात करें, यानी कि आप जानवरों को पाल रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो बेच रहे हो, इन सारी चीजों पर जो है लोग ज्यादा काम करते हैं। तो आप गांव में जाके देखो, आप अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो गांव से बिलोंग करते होंगे या फिर जिनका घर होगा गांव में, तो उनको पता होगा कि भाई गांव में जो है मैक्सिमम यही जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म की जाती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात बोली गई है कि भाई हम जो है गांव का, है ना, या फिर जो रूरल एरिया जो है एंड जो अर्बन एरिया जो है, उनका डिफरेंस कैसे और करते हैं, उनके फंक्शन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? उनके जो फंक्शंस जो है उसके बेसिस पे जो है हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। अच्छा, जब मैं फंक्शंस की बात करता हूं ना, ये ज्यादा मीनिंगफुल डेफिनेशन है कि भाई कोई क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मतलब उस गांव के फंक्शन क्या है। अब जैसे हम बात करें एक फंक्शन की बात कर लेते हैं, बहुत ही प्यारा एग्जांपल दिया गया है पेट्रोल पंप का, है ना। अब इसमें ऐसा बोला गया है कि देखो, हम किसी भी गांव के या किसी जगह की हम बात कर रहे होते हैं, तो उसके फंक्शंस पे हम जाए कि भाई वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ना, वहां पर क्या क्या फैसिलिटीज है, वो ज्यादा मीनिंगफुल डेफिनेशन हो जाएगी। लेकिन इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, इसमें भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। क्यों भाई? किसकी बात हो रही है भाई? जैसे मैं बात करूं, मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले बताया कि देखो डेवलप्ड नेशन में जो गांव होते हैं, जो डेवलप्ड नेशन लाइक यूएस की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, फ्रांस की बात करूं, स्विट्जरलैंड की बात करूं, डेनमार्क की बात करूं, फिनलैंड की बात करूं, ये बहुत ही डेवलप्ड इकोनॉमी है। इनकी पॉपुलेशन कम हो, जैसे यूएस की तो बहुत ज्यादा है, जैसे फिनलैंड वगैरह की मैं बात करूं तो उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। और आप देखोगे इनके यहाँ पर जो गाँव है वो अलग है। वो आप देखोगे ना, जैसे आप वहां पे जाओगे, आप बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि भाई वहां की जो गांव है ना, यहाँ के शहरों से ज्यादा डेवलप्ड है। तो डेवलपिंग इकोनॉमीज जो है उनके अगर आप गांव देखोगे, और जो डेवलप्ड नेशन जो है उनके गांव आप देखोगे, उनमें आपको जो है जमीन आसमान का डिफरेंस दिखेगा। क्लियर हुआ? जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया पेट्रोल पंप का, आपकी बुक में आप पढ़ोगे ना, तो पेट्रोल पंप जो है आप देखोगे इंडिया बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, तो इंडिया में पेट्रोल पंप को क्या देखा गया है? पेट्रोल पंप को एज आप देखोगे यहाँ पे एक अर्बन फंक्शन की तरह देखा गया है कि भाई अगर कहीं पे पेट्रोल पंप है तो इसका मतलब आसपास क्या है, एक अर्बनाइजेशन डेवलप हो चुका है, आसपास एक टाउन है। लेकिन वही आप बात करोगे यूएस की, है ना, यूएस की बात करोगे या फिर डेवलप्ड नेशन की बात करोगे, वहां पर पेट्रोल पंप कहीं भी मिल जाएंगे आपको, इवन गांव में भी आपको जो है पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि इसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। मतलब ये जो फंक्शन वाली बात जो हमने बोली है, तो ये भी अलग अलग है ना। ये जगह ये आप बोल सकते हो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। डेवलप्ड नेशन में ये जो फंक्शंस है कि भाई फंक्शन से आप बता रहे हो कोई जो जगह है वो गांव है, शहर है, तो वो अलग है। इंडिया की हम बात करें, डेवलपिंग नेशंस की हम बात करें, तो आप वहां पे फंक्शन देखोगे तो वहां पे अलग डेफिनेशन आपको दिखाई देगी। ठीक है, जैसे मैंने पेट्रोल पंप का उदाहरण दिया आपको, पेट्रोल पंप देख लो आप, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। मतलब जो डेवलप्ड नेशन है बहुत नॉर्मल है, वहां पे हर जगह मिल जाती है, चाहे गांव में चले जाओ, चाहे आप कहीं बहुत ज्यादा आउटस्कर्ट में चले जाओ, फर्क नहीं पड़ता, वहां पे मिल जाएंगी। लेकिन मैं अगर डेवलपिंग नेशंस की बात करूं तो वहां पे नॉर्मल नहीं है। वहां पर ऐसा डिफाइन कर दिया जाता है भाई जिस जगह बैंक है, जिस जगह आप देख सकते हो पेट्रोल पंप है ना, तो बहुत सारी फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल है, तो वो एक टाउन का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, एक जिले, एक शहर का हिस्सा जो है बन जाता है। लेकिन बाहर जो डेफिनेशन है वो कुछ अलग है, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलती। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स एंड पैटर्न्स के बारे में। मतलब कोई भी अगर सेटलमेंट होता है तो आप देखोगे इसमें अलग अलग शेप निकलती है ना। जैसे कहीं भी सेटलमेंट हुआ,
बहुत सारी पॉपुलेशन रह रही है। अब क्या निकलेगा भाई, वो पूरी एक शेप वगैरह पूरी बना लेगा। तो हम किसकी बात करेंगे, शेप की बात करेंगे। फिर यहाँ पे हम अगले टॉपिक में देखोगे हम पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे। क्लियर हुआ ना। चलिए, द मेजर टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड बाय शेप आर। तो भाई शेप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो तरीके की शेप निकल के आती है। नॉर्मली बात करूं, पूरी दुनिया की मैं बात करूं, है ना। वैसे तो और भी कई तरीके की शेप होती है, क्रीसेंट शेप होती है, वो हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन अगर मैं नॉर्मली देखूं, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूं, तो यहाँ पे ना दो यहाँ पर शेप निकल के आती है ना। शेप की अगर हम बात करें, जैसे किसी भी जगह सेटलमेंट हुआ, अब ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई शेप बनाएगा ना। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। अच्छा, ये क्या होता है? अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि किसी एक जगह पे सेटलमेंट हुआ, लेकिन वहां पर लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस है ना। वहां पर जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट तरीके से रह रहे हैं, एक न्यूक्लिएट फॉर्म हो गया। मतलब आप देखोगे ना, एक इतनी बड़ी जगह है, उसमें आप देखोगे प्रॉपर तरीके से जो हाउसेज हैं बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, टच होते हैं। नॉर्मली जो आपके यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आप सब जो मेरे को देख रहे हो ना, आप सबके यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं बात करूं कि ऐसी जगह जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डेंस पॉपुलेशन है, वहां पर आपको ये जो फॉर्मेशन है, ये जो सेटलमेंट है आपको दिखाई देगा। कौन सा वाला, कॉम्पैक्ट, या फिर आप बोल सकते हो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। एक न्यूक्लियर काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म हो जाता है यहाँ पर। क्लियर हुआ ना। तो देखो यहाँ पर हम बात करें, जो सेटलमेंट्स होती है यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज देखने को मिलेंगे, और ये जो हाउसेज होते हैं ना बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए अच्छा, अब ये सेटलमेंट आपको कहां देखने को मिलता है? तो आप देखोगे ना, सच सेटलमेंट्स डेवलप अलोंग द रिवर वैलीज एंड फर्टाइल प्लेन्स। अच्छा, अब ऑब्वियस सी बात है कि देखो लोग जो है क्लोजली एक दूसरे से टच कर रहे हैं। क्लियर हुआ ना। यानी कि सेटलमेंट जो है यहाँ पे आप बोल सकते हो लार्ज सेटलमेंट है, और लोग बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं, तभी तो पास पास रह रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जगह की कमी होगी, बहुत ज्यादा लोग होंगे, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होगा जहां पर ये स्ट्रक्चर बन रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कहां बनेगा? तो आप देखोगे जो रिवर वैलीज जो होती हैं, अब ऑब्वियस सी बात है आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े शहर वैसे हुए हैं, है ना, जैसे दिल्ली की हम बात करें, यमुना जी के किनारे। क्लियर हुआ, बड़े बड़े जो शहर है वहां पर आप देखोगे वो सारे जो शहर है वो रिवर वैली के आसपास ही बसे होते हैं। वहां पर पॉपुलेशन जो होती है बहुत ज्यादा डेंस होती है। वहां पे सॉइल जो होता है फर्टाइल होता है। तो ऐसी जगह जहां पर रिवर वैली है, सॉइल बहुत फर्टाइल है, फॉर एग्जांपल नदर्न प्लेन्स की हम बात करें, तो यहां पर जो आपको ऐसे सेटलमेंट देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी बच्चे ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, और आप सब बिलोंग करते हो, मैं आपकी बात कर रहा हूं, तो आप में से 90% जो बच्चे होंगे वो नॉर्थ इंडिया से होंगे। क्लियर हुआ। जैसे मैं बात करूं यूपी की, बिहार की, पंजाब की, हरियाणा की, तो यहां पे चले जाओ, यहां पर आपको ऐसे ही सेटलमेंट देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा, आपकी गली की मैं बात कर लेता हूं, तो घर जो होंगे उनकी छतें जो होती है एक दूसरे से टच करती हैं। क्लियर हुआ। तो ये बहुत ज्यादा क्या कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, समझ में आया। चलिए, उसका ठीक जो उल्टा है, ऑपोजिट जो है, उसको हम बोल देते हैं डिस्पर्स सेटलमेंट। मतलब इसको हम स्कैटर्ड सेटलमेंट भी बोलते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर जो हाउसेज वगैरह होते हैं उनमें काफी स्पेस देखने को मिलता है, वो स्पेस अपार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, यहाँ की जो टेरेन होगी, यहाँ का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा होगा कि वो एक जगह एक साथ नहीं रह सकते। क्लियर हुआ। तो देखो, आप जैसे हम बात करें, इसका परफेक्ट एग्जांपल क्या होगा, पहाड़ों पे चले जाओ, है ना, हिली एरियाज पे चले जाओ, वहां पर आपको कुछ ऐसा ही सेटलमेंट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं इमेजेस से, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखो, ये आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है ना, ये बाहर इंडिया का नहीं है, बाहर का ही है, लेकिन आप देख लो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे एक कितना जो क्लोज है ना, हाउसेज जो है एक दूसरे से कितना क्लोज है। अगर मैं बात करूं डेवलप्ड नेशन की, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है, वहां पर आपको नॉर्मली ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। चले जाओ आप स्विट्जरलैंड, है ना, वहां पे आपको सेम ऐसे ही मिलेगा, है ना। एक घर यहाँ पे होगा, एक घर वहां पे होगा। मेरे एक जान पहचान के थे, नोन में है, वो कहता है कि भाई वहां पर क्या है ना, वहां पर एक घर अगर इधर बना हुआ है तो दूसरा घर 2 किलोमीटर दूर बना होता है। क्यों? क्योंकि वहां पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन नहीं है तो वहां पर आपको जो है ऐसी स्ट्रक्चर कुछ जो है यहाँ पे फॉर्म होता है वो दिख जाएगा। ठीक है। डिस्पर्स का मतलब क्या है, स्कैटर्ड है, मतलब एक घर यहाँ बना हुआ है, एक घर यहाँ बना हुआ है, एक घर यहाँ बना हुआ है, देख रहे हो ना, एक क्लोज नहीं है एक दूसरे के। तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स सेटलमेंट। अच्छा, डिस्पर्स सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे और भी कई सारे रीजन होते हैं, मतलब लोग यहाँ पे सेटल डाउन क्यों हुए हैं। ऑब्वियसली बात है, या तो उनका कल्चरल बिलीव होगा कुछ, जैसे हम बात करें पहाड़ों पे। अब केदारनाथ आप जाओगे, केदारनाथ एक सैक्रेड साइट है, सबको पता होगा, जो हिंदू होंगे, है ना, जो मुस्लिम्स हैं उनको भी पता होगा केदारनाथ के बारे में, है ना, वैष्णो देवी के बारे में। अब लोग वहां पे जाके क्यों बसते हैं? ऑब्वियसली बात है, वो पूरा जो टेरेन है उसका वो रहने लायक नहीं है ना। हिली एरिया देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वहां पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी लोग रह रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि उसकी कल्चरल इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है, रिलीजियस इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। लोग वहां पे पूजा करने आते हैं भाई, है ना, पूरा जो यहाँ पे टूरिज्म डेवलप हो गया। समझ में आया? क्लियर हुआ ना। तो ये सारी जो चीजें हैं वो रीजन होती है। और हाँ, आसपास आप देखोगे मार्केट भी डेवलप हो जाता है। तो भाई देखो, कोई एक ऐसी जगह है जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, वहां पे अगर आसपास वो पूरा प्रॉपर जो मार्केट जो है डेवलप हो जाता है, तो वहां पे आसपास आप देखोगे लोग सेटल डाउन होना शुरू कर देते हैं। तो देखो, पास में मार्केट है, क्योंकि मार्केट है, चीजें भी मिल रही है जरूरतमंद की। दूसरा जो है, कोई भी कल्चरल इंपोर्टेंस हो सकती है, रिलीजियस इंपोर्टेंस हो सकती है, उसकी वजह से लोग जो है आसपास यहाँ पे रह रहे हैं। क्लियर हुआ। और हाँ, इनको आपस में इंटरेक्ट भी करना पड़ता है ना, तो उसके लिए मार्केट प्लेस, एक पूरा जो प्लेस है मार्केट प्लेस जिसको हम बोलते हैं, वो भी चाहिए होता है इनको।
तो ये सारी जो चीजें हैं वो मैटर करती हैं, इसलिए जो है लोग यहाँ पर रह रहे होते हैं। क्लियर हुआ? तो आप देखोगे लास्ट वाली लाइन में कल्चरल फीचर्स सच एज प्लेस ऑफ वर्शिप और अ मार्केट बाइंड्स द सेटलमेंट टुगेदर ना। इन सेटलमेंट्स को बांधे कौन रखता है? तो आप देखोगे जो पूजा पाठ करने की जगह जो होती है ना, जो मार्केट उधर जो होता है, उधर पूरा जो मार्केट डेवलप हो गया होता है, वो इन लोगों को जो है बांध के रखता है। क्लियर हो? वरना यहाँ पे कौन रहेगा? ऑब्वियसली बात सोच के देखो कि कोई मार्केट नहीं आसपास। अब जब कोई मार्केट नहीं है आसपास तो यहाँ पे लोग रहेंगे कैसे, है ना? उनकी जो डे टू डे लाइफ जो है वो कैसे आगे चलेगी? ऑब्वियसली बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे हम बात कर लेते हैं। अब थोड़ा हम बात करेंगे ना रूरल सेटलमेंट्स के बारे में। अच्छा, रूरल सेटलमेंट्स के बारे में बात करें तो अभी तक हमने बात कर ली कि भाई क्या क्या चीजें जो हो सकती हैं रूरल एरियाज में हो सकती हैं, क्या क्या चीजें जो अर्बन एरियाज में हो सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं रूरल सेटलमेंट्स के बारे में। अच्छा, अब हम बात करें रूरल सेटलमेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे बोला गया है कि रूरल सेटलमेंट जो होती है ना, वो आप देखोगे डायरेक्टली रिलेटेड टू द लैंड, दे आर डोमिनेटेड बाय द प्राइमरी एक्टिविटी। तो यहाँ पे सिंपल सा बोला गया है कि भाई लोग जो है किस जगह पे रह रहे होंगे, अगर वो गांव में रह रहे हैं तो आप देखोगे वो लैंड से ज्यादा जुड़े होंगे। लैंड मतलब कि सोच के देखो, क्योंकि जो प्राइमरी जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है उसका मेजर पार्ट क्या आता है? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर कहाँ परफॉर्म किया जाता है? लैंड पे परफॉर्म किया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई जो लोग गांव में रह रहे होंगे तो मैक्सिमम लोग जो है, पहली बात तो लैंड की फर्टिलिटी वगैरह क्या है, वो लैंड कैसा है, उस पर ज्यादा डिपेंडेंट होंगे, है ना? वो हम बात करेंगे आगे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। और प्लस वहां पे जो लोग होंगे, अगर आप रूरल सेटलमेंट की बात करोगे, वहां पे मैक्सिमम जो लोग होंगे वो प्राइमरी एक्टिविटीज में जो है, जैसे एग्रीकल्चर की बात करूं, एनिमल हस्बेंड्री की बात करूं, फिशिंग की बात करूं, है ना, इन सब चीजों पर जो है डिपेंडेंट होंगे। अच्छा, अब हम बात करें, अगर आप क्वेश्चन पूछोगे सर एक बात बताओ कि जहां पर रूरल सेटलमेंट होता है, जहां पर गांव के लोग रह रहे हैं, रूरल सेटलमेंट है, वहां पर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, है ना? मतलब गांव के जो लोग जब किसी जगह सेटल डाउन होने की सोचेंगे, है ना, तो वो कौन कौन सी चीजें देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे वो देखे जाएंगे। तो सबसे पहले चीज क्या है भाई? वाटर सप्लाई, है ना? वाटर सप्लाई, इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे क्योंकि इनसे जो है बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, सीयूईटी में। दूसरी हम बात करें लैंड की, तीसरी हम बात करें अपलैंड की, है ना, चौथा हम बात करें बिल्डिंग मटेरियल, फिर पांचवा हम बात करें डिफेंस, एंड छठवां हम बात करें प्लान सेटलमेंट। इनको जो हम एक एक करके जो पढ़ लेते हैं कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो गांव के लोग देखेंगे, भाई ये चीजें इफेक्ट करती हैं रूरल सेटलमेंट को। चलिए, पहली अगर चीज की हम बात करें बेटा, ऑब्वियस सी बात है कि पानी, जल ही जीवन है, आपने सुना होगा। और स्पेसिफिकली मैं बात करूं भाई अगर गांव के लोगों की, तो यार उनको तो एग्रीकल्चर करने के लिए, है ना, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए जो है पानी चाहिए होता है। तो जब कोई गांव का जो कोई इंसान जो है गांव में शिफ्ट हो रहा होगा, क्या देखेगा वो कि भाई इस गांव में पानी की अवेलेबिलिटी है या नहीं है ना, वाटर बॉडीज है या नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो गांव होते हैं नदियों के, लेक्स के आसपास बसे होते हैं, क्योंकि उनको पानी की जरूरत पड़ती है, ऑब्वियसली बात है। क्लियर हुआ ना? तो देखो जो यूजुअली जो रूरल सेटलमेंट जो होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? नियर वाटर बॉडीज। क्लियर हुआ? समझ में आया नहीं आया? जैसे रिवर्स की बात करूं, लेक्स की बात करूं, स्प्रिंग्स की हम बात करें, तो यहाँ पर जो है आपको इजीली वाटर अवेलेबल हो जाता है, तो यहाँ पर लोग रहते हैं। चलिए अच्छा, sometimes the need for the water drives people to settle in the otherwise disadvantaged sites such as islands surrounded by the swamp or low lying area। तो आप देखोगे बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि लोग पानी के चक्कर में, आप देखोगे कि ऐसी जगह पे आप देखोगे सेटल डाउन हो जाते हैं जहां पर थोड़ा सा डिसएडवांटेज, मतलब वहां की जो टेरेन होती है या फिर वहां पे फ्लड व्लड आने के चांसेस होते हैं, आप देखोगे लोग वहां पे भी सेट डाउन हो जाते हैं, ना। जैसे ऐसे ऐसे गांव क्या बोलते हैं? वेट पॉइंट एरिया बोलते हैं, है ना। वेट पॉइंट एरिया मतलब ऐसे पानी के लिए सिर्फ, ऑब्वियसली बात है, पानी ही नहीं होगा तो क्या होगा? तो लोग जो है ऐसे जगह पर भी जो है सेटल डाउन हो जाते हैं, जो आप बोल सकते हो यहाँ पे, जहाँ पे स्वाम्पी एरिया जो होता है, थोड़ा दलदली एरिया जो होता है, क्योंकि वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी होती है। तो भाई वही बात की जा रही है यहाँ पे, है ना। समटाइम्स द नीड फॉर वाटर ड्राइव्स पीपल टू सेटल इन द अदरवाइज डिसएडवांटेजेस साइट्स सच एज आइलैंड्स सराउंडेड बाय द स्वैम्प और लो लाइंग रिवर बैंक। तो उनको मजबूरन, मतलब पानी के चक्कर में जो है उनको ऐसे जो वेट पॉइंट, याद कर लेना, वेट पॉइंट सेटलमेंट जो होते हैं वहां पर जो है सेट होना पड़ता है। वेट पॉइंट्स मतलब जो थोड़े से स्वाम्पी टाइप के एरिया जो होते हैं। क्लियर हुआ ना? जैसे आपने देखा होगा जो तराई वाला पार्ट है जो हमारे इंडिया का, है ना, वो स्वाम्पी पार्ट है, वहां पर बहुत सारे आपको सेटलमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर पानी है ना, पानी की अवेलेबिलिटी है ना। पानी ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? समझ में आया? चलिए दूसरी चीज की बात कर लेते हैं, लैंड के बारे में। अच्छा, लैंड के बारे में बात करें तो लैंड के बारे में सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई जहां तुम सेट हो रहे हो वहां का लैंड जो फर्टाइल है या नहीं है, वहां पर खेती हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। क्लियर हुआ ना? तो इसकी बात जो है यहाँ पर की जा रही है, पढ़ लेना ज्यादा। यहाँ पर ये नहीं है कि ठीक है पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है। सर इतना जानो कि भाई जब आप कोई भी इंसान जो है गांव में सेट हो रहा होता है, गांव का बंदा जो होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एग्रीकल्चर ही करेगा। उसकी 90% जो एक्टिविटीज होंगी प्राइमरी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए होंगी। क्लियर हुआ? तो जैसे आप यूरोप की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे ना, ये जो लोग हैं वो स्वाम्पी जो एरिया होता है, लो लाइंग लैंड एरिया जो होता है, यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पर सॉइल फर्टाइल नहीं होता। जैसे मैं यूरोप की बात कर लूँ तो यूरोप में आधी जगह तो अनफर्टाइल है। कनाडा की मैं बात कर लूँ, आधे से ज्यादा कनाडा खाली पड़ा हुआ है। रशिया की मैं बात कर लूँ, आधे से ज्यादा रशिया खाली पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां का लैंड जो है किसी काम का नहीं है ना। देखोगे आप सर्दियों में -45 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो वो किसी लायक नहीं है। क्लियर हुआ ना? तो उसी की बात जो है बात यहाँ पर की जा रही है। समझ में आया? जैसे आप देखोगे राइस के लिए, अब राइस के लिए जो वेट एरिया जो होता है वो यहाँ पर काफी सुटेबल होता है। तो आप देखोगे कोस्टल एरियाज में राइस का कल्टीवेशन बहुत अच्छे से होता है। तो ये सारे जो फिजिकल फैक्टर्स है ना वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। अब चौथा फैक्टर क्या हो जाएगा? बिल्डिंग मटेरियल, है ना।
अच्छा, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है भाई? अब भाई जहां पर आप सेटल डाउन हो रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, क्या देखोगे वहां पे? आप घर तो बनाओगे ना, अब ऐसा तो है नहीं झोपड़ी में रहोगे, अब घर बनाओगे, आप गांव में रहोगे। आजकल गांव में भी पक्की आपको 90% जो घर है वो पक्के घर देखने को मिल जाएंगे, है ना, जो प्रॉपर ब्रिक्स वगैरह से बने होते हैं। तो आप देखोगे गांव के पास एक भट्टा भी होता है, भट्टा जिसमें ईंटें बनाई जाती है। क्लियर? तो ऑब्वियसली बात है, जब कोई इंसान सेटल डाउन हो रहा है तो वो ये भी देखेगा कि उसके रहने लायक, है ना, ये स्टोन वगैरह, ब्रिक्स वगैरह, वुड वगैरह अवेलेबल है या नहीं है। समझ में आया? है ना? तो आप जैसे पहले की विलेज देखोगे, अर्ली विलेजेस वर बिल्ट इन द फॉरेस्ट क्लियरिंग वेयर वुड वाज प्लेंटीफुल। अब जैसे हम बात करें पुरानी, अब की टाइम की बात नहीं कर रहा, पुरानी टाइम की बात कर रहा हूं, है ना, आज से मैं लगभग 400-500 साल पहले की बात कर लूं, तो उस टाइम पे क्या होता था बेसिकली, लोग जो है जब सेटल डाउन होते थे तो लकड़ी के घर बनाया करते थे। तो वो क्या देखते थे कि भाई किसी जगह पर जा रहे हैं तो क्या वहां पर अच्छे, मतलब अच्छे अमाउंट में, प्लेंटीफुल अमाउंट में जो है वुड अवेलेबल है या नहीं है, तो वो लकड़ी हुई अपने घर बनाएंगे। अब लकड़ी ही अवेलेबल नहीं होगी तो घर कैसे बनाएंगे? क्लियर हुआ? जैसे हम किसी भी जगह पर जा रहे हैं तो हमें पता है कि आसपास 30-40 किलोमीटर में कोई भी वो जो भट्टा जो होता है ना, इसमें ईंटें बनाई जाती है, ब्रिक्स बनाई जाती है, वो अवेलेबल नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है वहां पे कोई सेटल डाउन क्यों होगा? क्यों? क्योंकि वहां पे अवेलेबिलिटी नहीं है ना मटेरियल की, बिल्डिंग मटेरियल की, तो घर कैसे बनाएंगे अपना? चलिए, ये सारी चीजें होंगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अपलैंड के बारे में। अच्छा, अपलैंड के बारे में हम बात करें तो एक ऐसा एरिया होता है जो रिवर बेड से थोड़ा सा उठा हुआ वो एरिया होता है। लाइक मैं बात करूं, ये देखो, ये क्या है हमारी, ये पूरी रिवर है ना। अब होगा क्या, लोग जो है इसके आसपास सेटल डाउन नहीं होंगे, इसके ऊपर जो जैसे होता क्या है, जैसे रिवर आ रही है, अब होता क्या है बेटा, रिवर जब आती है, आपने सुना होगा, रिवर अपने साथ में बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है, और सेडिमेंट जब वो प्लेन एरिया पे आ जाती है, जो लोग ग्रेडियंट वाले एरिया पे आती है, जहां पर रिवर की स्पीड धीरे हो जाती है, वहां पर वो अपने सेडिमेंट छोड़ते हुए जाती है आसपास, है ना, सेडिमेंट छोड़ते हुए जाती है आसपास। और आप देखोगे धीरे 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 विद द टाइम, तो यहां पर एक प्रॉपर तरीके से टेरेस टाइप जो स्ट्रक्चर जो डेवलप हो जाता है, एक मतलब अपलैंड डेवलप हो जाता है ना। ये जगह जो है नदी से थोड़ी उठ जाती है। अब लोग क्या करते हैं, लोग जो है नदी के आसपास रहना प्रेफर नहीं करते, जो स्पेसिफिकली जो फ्लड प्रोन जो एरिया होते हैं, जहां पर बाढ़ आने का खतरा रहता है, तो वो क्या होते हैं, वो इन पर जो है शिफ्ट हो जाते हैं। लाइक आपने देखा होगा बहुत बारी आपने टेरेस टाइप स्ट्रक्चर देखा होगा, है ना, ऐसे करके, है ना, नीचे ऐसे नदी जा रही है, ये टेरेस है, तो उस पर जो है इन्होंने घर बना दिया। स्पेसिफिकली मैं बात करूं पहाड़ों की हम बात करूं, है ना, तो वहां पर क्या होता है, लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। तो ऐसी जो जगह होती है जहां पर बाढ़ आने का खतरा है ना, या फिर आप बोल सकते हो कि वहां पर लैंडस्लाइड हो सकती है, तो यहां पर आप देखोगे लोग जो है कैसे, कहां पर सेटल डाउन होना पसंद करते हैं, तो ड्राई पॉइंट्स जो होते हैं ना, वहां पर सेटल डाउन होना पसंद करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये चीज यहां पर हो जाएगी अपलैंड में। समझ में आया ना? तो ये सारी जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, मैं बात कर लेता हूं डिफेंस की। अच्छा, अब होता क्या है भाई, जैसा आपने देखा होगा कि चाइना का बॉर्डर जो है, या फिर आप बोल सकते हो हमारे पाकिस्तान और इंडिया वाला बॉर्डर है, यहाँ पर आपको काफी कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, है ना। जैसा आपने देखा होगा, बहुत बारी सुना होगा कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो बीच में उन्होंने गोली चलाई, गोली लगी किसके, गोली लगी जो वहां पे जो नॉर्मल जो लोग थे, सिविलियंस जो थे, उनको गोली लग गई। तो होता क्या है, कई बार जो लोग हैं ना शिफ्ट हो जाते हैं, उधर से चले जाते हैं बॉर्डर से, है ना, कि यहाँ पे कोई भरोसा तो है नहीं, कभी भी गोली चल जाती है ना। तो आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस आए कि भाई हुआ ये कि सीज फायर हुआ, है ना, सीज फायर का वायलेशन हुआ, उधर से पाकिस्तान ने चलाया, तो इधर बेचारे किसी सिविलियन को लग गई गोली, वो मर गया वो। ऐसे बहुत सारी न्यूज आई है। तो आप देखोगे ना, यहाँ पर कई बारी क्या होता है, जहां पर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है ना, जहां पर कभी भी खतरा बना रहता है, कभी भी अटैक हो सकता है। लाइक अभी मैं बात करूं, जो हमारा पूरा जो मिडिल ईस्ट है, वहां पे कितना ज्यादा क्योस है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अभी, ये जो हमारा पूरा पार्ट है, लेबनान वाला पार्ट जो हो गया, है ना, या फिर ईरान वाला पार्ट हो गया, तो यहाँ पर काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी बनी हुई है। तो ऑब्वियसली बात है, लोग जो है ऐसी जगह पसंद नहीं करते रहना जहां पर इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, जहां पर कभी भी कुछ भी हो जाए, है ना। तो आप ये सारा जो एग्जाम्पल्स है वो देख सकते हो। नाइजीरिया का एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ? तो आप देखोगे ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं जहां पर या तो डिफेंस हो, या फिर आप देखोगे प्रोटेक्शन के लिए आसपास जो है फोर्ट्स वगैरह भी बना लिए जाते हैं। क्लियर हुआ ना? जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो हिल्स में रहते हैं। हिल्स जो होती है ना, बड़ी बड़ी हिल्स जो होती है, तो वहां पे वही लिखा हुआ है, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द फोर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द हायर ग्राउंड ऑन द हिल। तो जैसे आप देखोगे कि आप बहुत जैसे आप देखोगे ये, है ना, कि यहाँ पर जो पूरा जो किला बना हुआ है, अब नीचे से कोई दुश्मन आएगा तो पता भी लग जाएगा। क्लियर हो ना? और पूरा जो फोर्टिफिकेशन हो जाता है इनका ऐसे करके प्रॉपर तरीके से। अब ये हिल्स के ऊपर घर बनाने का लॉजिक क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है कि अटैक होने का खतरा होगा, कभी भी अटैक हो सकता है, तो जब दुश्मन आएगा तो भागने का तो मौका मिल जाएगा ना। तो ये ऐसी जगह घर बनाते हैं जहां पर थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिले। क्लियर हुआ? जहां पर थोड़ा सा एडवांटेज में हो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं प्लान सेटलमेंट के बारे में। जब प्लान सेटलमेंट के बारे में बात करता हूं तो ऑब्वियसली बात है, प्लान का मतलब क्या हुआ? प्लान का मतलब जिसको पहले बनाने से पहले जो है प्रॉपर तरीके से इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है ना, प्रॉपर तरीके से जो है जिसको प्लान किया गया है ना। एक तो होता है प्लान सेटलमेंट, एक होता है अनप्लान्ड। अनप्लान्ड में क्या होता है कि भाई जहां पर लोग हजारों सालों से रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वहां पर तो वो रह चुके हैं ना, रह रहे हैं वो, और प्रॉपर सेटल डाउन हो चुके हैं। अब ऐसा तो है नहीं उनको हटा के नया बनाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। जो जगह खाली पड़ी हुई है, जहां पर एक पूरा का पूरा शहर बसाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं चंडीगढ़ की बात करूं, अब चंडीगढ़ जो है प्रॉपर जो है प्लान सिटी है। आप देखोगे ना प्लान सिटी, आप वहां पर अगर पूरा इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पूरा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है ना, पूरा ऐसा कुछ, है ना, पूरा जो ऐसा स्ट्रक्चर जो होता है, रोड जो है वो राइट एंगल,
है ना, 90 डिग्री पे काट रही होती है, राइट एंगल 90 डिग्री पे काट रही होती है ना, प्रॉपर जो आपको ऐसे सेटलमेंट देखने को मिल जाएगा, है ना। अब जैसे अनप्लान्ड की बात करूं तो अनप्लान्ड में तो कभी भी कुछ भी दिखेगा आपको, ऐसे करके रोड दिख रही है, ऐसे करके, है ना, ऐसे पूरा जो सेटलमेंट ऐसे ऐसे करके जो है सेटलमेंट दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग काफी टाइम से रह रहे हैं, है ना, वहां की हिस्ट्री अलग है, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे आपको अनप्लान्ड ही चीजें देखने को मिलेंगी। क्लियर हुआ? तो भाई यहाँ पे प्लान सेटलमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये प्लान सेटलमेंट, हाँ, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रॉपर जो गवर्नमेंट जो होती है वो बनाती है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है प्रॉपर प्लान करती है, उसके बाद जो पूरे के पूरे शहरों को, जो बड़े बड़े शहरों को बसाया जाता है। क्लियर हुआ ना? तो यहाँ पे रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम की हम बात करें, ओपन स्पेस की बात करें, पहले से डिफाइंड होता है कि यहाँ पर ये घर बनेगा, इतना स्पेस होगा, रोड जो होगी उसकी लेंथ कितनी होगी, तो ये सब पहले डिसाइड किया जाता है, पूरा आर्किटेक्ट तैयार किया जाता है, उसका बड़े बड़े आर्किटेक्चर होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे हम। उसके बाद जो है यहाँ पे प्लान सेटलमेंट को जो है बसाया जाता है। क्लियर हुआ? फटाफट से बताओ। ये इतनी सारी जो चीजें हैं, आई होप आपको जो है बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स के बारे में। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करें रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स के बारे में, तो हमने इसको अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग, है ना, अब ये किस चीज की सेटिंग की बात हो रही है? सेटिंग की बात हो रही है, किस चीज की सेटिंग की बात हो रही है? तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे फिजिकल सेटिंग की बात हो रही है, कि ऑब्वियसली बात है कि हर जगह जो है हमारा जो फिजिकल फीचर जो है, एनवायरमेंट जो है वो अलग अलग है, तो उस हिसाब से आप देखोगे किस तरीके से सेटिंग हो रखी है, फिजिकल सेटिंग क्या हो रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं मैं, जैसे प्लेन विलेजेस अलग होते हैं, तो ऑब्वियसली बात प्लेन विलेज में आपको प्लेन एरियाज देखने को मिलेंगे। नदर्न प्लेन्स की हम बात करें, यूपी बिहार में आपको ऐसे विलेजेस देखने को मिल जाएंगे। प्लेट्यू विलेजेस की हम बात करें, कोस्टल विलेज की बात करें, यानी कि जो समुद्र के आसपास के जो एरिया जो होते हैं, बेसिकली जिसको हम बोलते हैं हिंदी में तटीय क्षेत्र जो होते हैं, वहां पर आपको ऐसे सेटलमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। फिर हम बात करें वहां पे फॉरेस्ट विलेजेस की हम बात करें, जो जंगल के आसपास, जैसे आप पहाड़ों पर चले जाओ, पहाड़ों पर आपको फॉरेस्ट विलेजेस मिल जाएंगे, है ना, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर आपको अच्छा खासा विलेज देखने, डेजर्ट विलेजेस, तो यहाँ चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, गुजरात में चले जाओ। क्लियर हो ना? तो मतलब यहाँ पे सेटिंग का मतलब क्या है? ऑन द बेस ऑफ सेटिंग बोल गया, आई एम रियली सॉरी, ऑन द बेस ऑफ सेटिंग की बात करूं तो यहाँ पे सेटिंग का मतलब सिंपल सा मतलब है कि देखो जो हमारा एनवायरमेंट है, फिजिकल एनवायरमेंट जो है ना, कहीं आपको प्लेट्यूज मिल रहे हैं, कहीं आपको माउंटेन्स मिल रहे हैं, कहीं आपको प्लेन्स मिल रहे हैं, कहीं आपको डेजर्ट मिल रहा है, तो इसके बेसिस पे किस तरीके की वहां पे लोग सेटल डाउन हो रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो आपको अलग अलग उस हिसाब से जो है गाँव देखने को मिल जाएंगे, इनके स्ट्रक्चर भी अलग होते हैं। हम बात करें ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन की अगर हम बात करें, भाई कोई फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है ना, कोई भाई फिशरमैन है, जैसा ऑब्वियसली बात है, मैं बात करूं जैसे कोस्टल एरिया की बात कर लेता हूं। अब कोस्टल एरिया में लोग खेती कम कर रहे होंगे, कोस्टल एरिया में लोग क्या कर रहे होंगे? फिशिंग कर रहे होंगे। अब मैं बोलूं आपको कि मेरे पापा जो है यूपी में है और यूपी में वो फिशिंग करते हैं, तो आपको थोड़ा सा सुन के अटपटा सा नहीं लगेगा कि भाई यूपी में फिशिंग कहां से आ गई? ऑल्दो तुम खोल सकते हो, वो तो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, खोल सकते हो, लेकिन अगर मैं नेचुरली बात करूं थोड़ा सा चीजों को, तो ऑब्वियसली बात है फिशिंग ज्यादातर कहां पर होगी? तो कोस्टल एरियाज जो होंगे, यहाँ पर आसपास बहुत बड़ी नदी बोल सकते हो आप, या फिर बहुत बड़ा समुद्र होगा, वहीं पर तो फिशिंग करोगे ना आप। क्लियर हुआ ना? तो ऑब्वियसली बात है कि जहां जैसा देखो, जहां जैसे सेट, और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है सर? तो कनेक्टेड ऐसे हैं, तो ऑब्वियसली बात है जहां जैसी सेटिंग होगी वहां पर वैसी आपको एक्टिविटीज दिखाई दे जाएंगी। अब जैसे हम बात करें खेती की, वीट की खेती की बात करें, है ना, जो गेहूं की खेती होती है उसकी हम बात करें, तो ऑब्वियसली बात है मैं आपको बोलूं कि सर मेरे पापा जो है वो कोस्टल विलेजेस में रहते हैं, मतलब समुद्र के आसपास जो विलेजेस में रहते हैं, और वो वीट की खेती करते हैं, तो सुन के अटपटा लगेगा ना। क्यों? क्योंकि भाई वीट की खेती जो होती है ना, अनाज की खेती जो होती है वो स्पेसिफिकली नदर्न प्लेन्स में होती है, यूपी बिहार वाले जो इलाके हैं वहां पर ज्यादा होती है। समझ में आ गया? तो जहां जैसी सेटिंग होगी वहां वैसा जो आपको फंक्शन देखने को मिल जाएगा, है ना। जैसे फिशरमैन की बात करूं, लंबरजैक, अच्छा लंबरजैक की हम बात करें जो ये लकड़ी काटते हैं, अब सोच के देखो कि जहां पर जंगल ज्यादा होंगे, है ना, जहां पर जो हमारे जो ट्रीज है उनकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली बात है वहीं पे तो ये लकड़ी काटेगा ना, कि किसी ऐसी जगह पे काट के, ऐसा मैंने बोला कि मेरे जो पापा है वो क्या है, वो लंबरजैक है, मतलब वो लकड़ियां काटते हैं, वुड कटर है, और वो कहां पर काटते हैं लकड़ियां? तो वो रेगिस्तान के डेजर्ट में काटते हैं। तो इसका कोई सेंस है? ऑब्वियसली बात है कि जब लकड़ियां काट रहे हैं तो किस जगह पे काटेंगे? तो एक ऐसी जगह पे काटेंगे जहां पर क्या हो, यहाँ पे ट्रीज की अवेलेबिलिटी होगी। ट्रीज की अवेलेबिलिटी कहां होती है? तो ज्यादातर जो हिली एरियाज हैं, या फिर आप एमपी वाले साइड में जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे जंगल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें आपको जो है देखने को मिल जाएंगी। आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, अब रूरल सेटलमेंट पैटर्न के बारे में बात करें तो ऑन द बेस ऑफ फॉर्म्स और शेप्स ऑफ सेटलमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ अलग अलग शेपों की बात करेंगे। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे अलग अलग शेप बन रही है, कि जब कोई सेटल डाउन हो रहा है तो यहाँ पे एक अलग अलग शेप बन जाती है। क्लियर हुआ? और जब अलग अलग शेप बनती है बेटा, तो उसमें कौन कौन सी शेप बन सकती है? तो उसमें अलग अलग पैटर्न आ जाते हैं। जैसे हम बात करें लीनियर पैटर्न के बारे में, लीनियर पैटर्न क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। रेक्टेंगुलर पैटर्न के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे सर्कुलर पैटर्न के बारे में, है ना। स्टारलार्क पैटर्न बनता है, भाई स्टारलार्क पैटर्न कैसे बनता होगा, है ना। डबल ब्लेज क्या होते हैं इसकी हम बात करेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो ध्यान से, फटाफट से दो। जैसे लीनियर पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे होता क्या, बेसिकली आप देखोगे रोड के साइड में जैसे एक लाइन खींची होगी, और रोड के साइड में जो आपको बहुत सारे जो है हाउसेस एक देखने को मिल जाएंगे, है ना। हाउसेस जो है देखने को मिल जाएंगे आपको, जो है फिगर में थोड़ा सा अच्छे से पता लगेगा। तो देखो ये क्या है, लीनियर सेट। अब होता क्या, मान के चलो ये है,
है ना। अब देखो ध्यान से देखो फटाफट से, ये एक रोड जा रही है, आपने देखा होगा, ये तो आपके टाउन में कहीं से भी आप बिलोंग करते हो यहाँ पे आपको आराम से दिख जाएगा। ये पूरी रोड गई है बीच में, है ना। एक घर ये बना हुआ है ना, एक घर ये बना हुआ है, एक घर ये बना हुआ है, एक घर ये बना हुआ है ना, एक घर ये बना हुआ है, ये है ना, क्लियर हुआ। तो ऐसी नॉर्मली तो ऐसी होता है ना, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, क्लियर हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, शेप कैसे बना, लिनियर शेप बना रहा है ना। तो रोड गई है, रोड के अलोंग जो है पूरे जो घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर रोड होगी, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे रेलवे लाइन भी हो सकती है ना, रिवर कैनाल भी हो सकती है। तो एक पूरा जो है एक लिनियर स्ट्रक्चर जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना। रिवर की एज पे आप बोल सकते हो ऐसे पूरे सेटलमेंट्स होते हैं कि भाई ये जो है ये एक बहुत बड़ी कैनाल है ना। और आप देखोगे इसके आसपास जो आपको दूर दराज में जो आपको घर देखने को मिल जाएंगे, क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ पे ये हमारे क्या आ जाता है, लिनियर सेटलमेंट आ जाता है, समझ में आया। ये क्या गया हुआ है, ये हमारी रोड गई हुई है और उसके आसपास जो आपको घर देखने को मिलते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न की। अच्छा आपकी यहाँ पे अगर बात करूँ ना मैं, आपके यहाँ पर जैसे आप जिस गली मोहल्ले में रह रहे हो, आज जिस सोसाइटी में रह रहे हो, वहां पर मैक्सिमम जो है आपको रेक्टेंगुलर पैटर्न ही देखने को मिलेंगे। अब रेक्टेंगुलर पैटर्न कैसे बनते हैं, तो देखो ध्यान से। अब मान के चलो ये गली गई हुई है, देखो है ना, ये क्या है, ये पूरी आपकी रोड है, सड़क है, गली है आपके मोहल्ले की, ठीक है। फिर आप देखोगे ये इधर साइड गली गई होगी, एक इधर साइड गई होगी, आपने देखा होगा, ये बहुत नॉर्मल है ना, ये बहुत नॉर्मल है, ठीक है। फिर इसके बीच में जो आपको घर दिखाई दे जाएंगे, इसके बीच में रोड गई हुई है, इसके बीच में आपको घर दिखाई देगा। जब आप ड्रोन से ऊपर देखोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से क्या दिख रहा है, पूरा जो है रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है। लिनियर में क्या था, लिनियर में मेरे को एक सीधी लाइन खींची हुई थी, लेकिन यहां पर प्रॉपर तरीके से आप देखोगे यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप जो बनते हुए दिखाई दे रही है, पूरा रेक्टेंगुलर फॉर्म हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न, क्लियर हो। चलिए और ये जो रोड्स होती है बेसिकली, एक चीज और याद रखना, ये राइट एंगल पर एक दूसरे को काटते हैं। तो आप देखोगे राइट एंगल पर, देखो ध्यान से देखो फटाफट से, है ना। तो देखो ये सड़क गई, इधर जो है राइट एंगल पे काट रही है, इधर जो है ये राइट एंगल पे काट रही है, ठीक है। फिर ये इधर राइट एंगल पे काट रही है, इधर जो है ये राइट एंगल पे काट रही है। तो ये ऐसी जो सड़कें जो आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं सर्कुलर पैटर्न की। अब सर्कुलर पैटर्न की हम बात करें, थोड़ा सा इसको वो देखो आप, सर्कुलर पैटर्न का ये देखो, ध्यान से देखो फटाफट से, है ना। ये सर्कुलर, यहाँ पे बीच में कुछ होगा, बीच में कुछ भी हो सकता है, लेक हो सकती है, पॉन्ड हो सकता है, और उसके आसपास जो आप देखोगे यहाँ पे ये पूरा जो है सेटलमेंट आपको देखने को मिल जाएगा ऐसे करके। अच्छा अब इसकी मैं बात करूँ, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता क्या होती है, इसमें इंटरेस्टिंग चीज पता क्या होती है, तो यहाँ पे आपको चौराहा भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको लेक बीच में देखने को मिल जाती है, कि लेक है, लेक के आसपास जो है सेटलमेंट बसा हुआ है। जैसे आप जाओगे यहाँ पर नैनीताल में, तो नैनीताल में बीचों बीच जो है, बीचों बीच लेक है, और उसके आसपास जो आपको पूरा सेटलमेंट दिखाई देगा नैनीताल में। और जाना कभी फोटो देखना नैनीताल की, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है सर्कुलर विलेजेस डेवलप अराउंड द लेक टैंक्स एंड समटाइम्स द विलेजेस इज प्लान्ड इन सच अ वे दैट द सेंटर पार्ट रिमेन ओपन एंड इज यूज्ड फॉर द कीपिंग द एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल। अब सुनो यहाँ जैसे मान के चलो ये क्या है, ये सर्कुलर पैटर्न है ना। ये क्या है, ये बीच में कुछ होगा, बीच में कुछ भी हो सकता है, बीच में लेक भी हो सकती है ना, बीच में कोई एक खाली स्पेस भी हो सकता है जिसमें जो लोग जो है अपने जानवर वगैरह को रखते हैं। और आप देखोगे आसपास जो है यहाँ पर गांव बसे हुए हैं, ठीक है। तो आप अगर ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, है ना, क्या दिखाई दे रहा है आपको, कि प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पर एक सेटलमेंट बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टार लाइक पैटर्न। अब यहाँ पे होता क्या है, एक रोड जो है अलग अलग कन्वर्ज हो जाती है ना, तो वेयर द सेवरल रोड्स कन्वर्ज स्टार शेप सेटलमेंट डेवलप बाय द हाउस बिल्ट अलोंग द रोड। अब देखो यहाँ पे, ये देखो ध्यान से, स्टार शेप, है ना। अब सोच के देखो कि ये यहाँ पे बीच में कुछ होगा, है ना। एक रोड ऐसे निकल गई किसी और जगह के लिए, है ना, एक किसी गांव के लिए, एक रोड ऐसे निकल गई किसी गांव के लिए, एक रोड ऐसे निकल गई, एक रोड ऐसे निकल गई, एक रोड ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई, या फिर ऐसे निकल गई, ठीक है। ये देखो, है ना, ये सारी रोडें जा रही है, बीच में आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है, बीच में कोई एक सेंटर है मान के चलो, और यहां से जो है इसको कनेक्ट करने के लिए अलग अलग जगह से जो है यहाँ पर रोडें दिखाई दे रही है आपको। समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी से बताओ फटाफट से। ये इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टी शेप्ड और वाई शेप्ड और क्रॉस शेप्ड जो है, और सर्किस फॉर्म जो है सेटलमेंट। अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग फॉर्म्स बनते हैं। मान के चलिए कि एक रोड है, ठीक है, एक रोड आ रही है, ठीक है। अब ये रोड जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक रास्ता इधर को चला गया और एक रास्ता जो है इधर को चला गया। तो ये कैसा बन गया, ये कैसा बन गया, ये वाई शेप बन गया, क्लियर हुआ, ये वाई शेप बन गया। अच्छा ठीक है, मैंने बोला सर एक बात बताओ, एक रोड जा रहा है, ठीक है, और आगे से बोलते नहीं है आपने, जब जैसे किसी से एड्रेस पूछते हो कि सर यहाँ पर इधर फलाने फलाने एड्रेस से जाना है, तो आप वो आपको बोलता है सर आगे जाना सीधे स्ट्रेट, और आगे से टी पॉइंट से राइट हो जाना या लेफ्ट हो जाना, क्लियर हुआ ना। तो मान के चलो कोई रोड जा रही है ना, और आगे से जो है प्रॉपर तरीके से इधर भी रोड जा रही है और इधर का भी रास्ता जा रहा है, तो ये क्या बन गया, पूरा टी शेप बन गया, समझे, टी पॉइंट बोलते हैं ना उसको। तो ये ऐसा कुछ आपको सेटलमेंट देखने को मिल जाएंगे, क्लियर हुआ। और यहाँ पर और भी हम बात करें, ऐसे हम बात करेंगे थोड़ा सा और भी स्ट्रक्चर आप देखोगे ना। हाँ, क्रॉस शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। क्रॉस शेप में क्या होता है कि मान के चलो एक बीच में चौराहा है ना, चौराहे से इधर एक रोड जा रही है, एक इधर रोड जा रही है, एक इधर रोड जा रही है, एक इधर रोड जा रही है, तो यहाँ पर जो है क्रॉस शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। समझ में आया, हाँ है ना, जल्दी से बताओ फटाफट से बताओ। ये सारी जो चीजें आई होप आपको जो है क्लियरली हो गया होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है ना।
चलिए अच्छा, अगर मैं एक चीज को बता नहीं पाया मैं आपको, ये जो हमारा था ना, हाँ ये डबल विलेज जो था, डबल विलेज क्या होता है? डबल विलेज सिंपल सा होता है, मान के चलो कि डबल विलेज में क्या होता है, डबल पैटर्न देख लो या विलेज देख लो कि मान के चलो बीच में क्या है, बीच में नदी है ना, बीच में नदी जा रही है ना, और उसके आसपास पूरा जो सेटलमेंट होता है, इधर भी है ना, नदी जा रही है, उसके आसपास इधर भी मान लो, इधर भी मान लो, अच्छा खासा सेटलमेंट आपको देखने को मिलता है, उसको हम बोल देते हैं डबल पैटर्न या फिर डबल विलेज बोल देते हैं उसको। कोई बीच में नदी वगैरह जा रही है, नदी बेसिन है पूरे, जैसे हम लंदन की बात करें, लंदन जो है पूरा आप देखोगे ना, पूरी जो नदी है उनकी, उसके आसपास ही जो है पूरा शहर बसा हुआ है, इधर भी साइड और इधर भी साइड, तो उसको हम बोल देते हैं डबल विलेज या फिर डबल पैटर्न। समझ में आया? चलिए बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीजें हो गई। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? अर्बन सेटलमेंट के बारे में जो है हम बात कर लेते हैं। थोड़ा पानी भी लेता हूं मैं, काफी टाइम हो गया। अर्बन सेटलमेंट की मैंने बात कर ली आपको। अर्बन सेटलमेंट को आप अर्बन सेटलमेंट कब बोलोगे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अर्बन सेटलमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई एक ऐसी जगह जहां पर जो मैक्सिमम जो लोग हैं, एक तो हमने फंक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करा था, वो हर जगह अलग अलग है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह अलग है, वो हर देश में जो है आपको अलग अलग उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं नॉर्मली बात करूं, जहां पर लोग टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो वो जो जगह होती है हम उसको अर्बन सेटलमेंट बोल देते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर अब पहले अर्बन सेटलमेंट की बात करूं, क्योंकि देखो अंग्रेजों ने भैया हम पर रूल किया, अंग्रेजों ने किसी को नहीं छोड़ा भाई, हमको भी मारा, सबको मारा उन्होंने, ठीक है, और उन्होंने हमको मार के, हमको लूट के जो है खुद को ही डेवलप कर लिया था। तो आप देखोगे पहला जो आपको शहर मिलेगा, है ना, और हाँ यहां पर आप देखोगे एक, जब हम अर्बन सेटलमेंट की बात करते हैं ना, तो बीच में पॉपुलेशन भी आ जाती है। जैसे पॉपुलेशन की हम बात करें, तो पॉपुलेशन भी एक फैक्टर होता है कि भाई किसी जगह पर पॉपुलेशन कितनी रह रही है, वो भी जो है आपको डिसाइड करवाएगा कि भाई किसी जगह को शहर बोल सकते हो या फिर गांव बोल सकते हो। अब ये भी वेरी करता है भाई, ये अलग अलग जगह पे वेरी करता है। अब देखो अलग अलग देशों में आप जाओगे, वहां पर डेफिनेशन अर्बन सेंटर्स की अलग है, इंडिया में अलग है कुछ, इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है तो इंडिया में थोड़ा सा अलग है, फिनलैंड में पॉपुलेशन बहुत कम है तो भाई उनमें कुछ 200-300 लोग अगर रह रहे हैं एक जगह पर, तो वो उसको शहर बोल देते हैं, अर्बन सेटलमेंट बोल देते हैं। तो ये वेरी करता है। यहां पर अगर मैं बात करूं, पहली जो सिटी जो थी जिसने 1 मिलियन पॉपुलेशन क्रॉस की थी, 1 मिलियन वाज द सिटी ऑफ लंदन, है ना। कब की बात है? तो भाई आप देखोगे अराउंड 1810 जो एडी है, 1810 की बात है ये, और बाय 1982 तक आप देखोगे 175 सिटी इन द वर्ल्ड हैड क्रॉस द 1 मिलियन। सोच के देखो 1 मिलियन, तो अपने इंडिया की हम बात करें, इंडिया में तो मतलब एवरेज आप देखोगे ना, एवरेज आप देखोगे 54 मिलियन से ज्यादा है। पिछला जो सेंसस आया था 2011 सेंसस की बात कर रहा हूं मैं, 2011 की सेंसस की बात करूं तो इंडिया में तो 50 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है, ये तो बहुत कम है, बहुत कम है भाई। दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली में तो 10-11 करोड़ से ऊपर लोग रहते हैं भाई, दिल्ली के आसपास की जो एरिया की हम बात करें, तो सोच के देखो ये तो कुछ भी नहीं है। पहला जो शहर जिसने 1 मिलियन टच किया था, पहला जो अर्बन सेटलमेंट, वो था लंदन। उसके बाद आप देखोगे, है ना, 1982 आते आते आप देखोगे 175 ऐसे सिटीज जो थे वर्ल्ड में जिनकी पॉपुलेशन जो है ओवर 1 मिलियन थी। क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर हम बात करें, अब यहां पे एक चीज दिखाई देती है, एक डेटा दिखाई देता है, अगर 54% वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करूं, वो आज कहां सेटल डाउन है, वो कहां पर रह रहे हैं भाई, तो आज आप देखोगे वो अर्बन में रह रहे हैं, लिव्स इन द अर्बन सेटलमेंट, है ना, कंपेयर टू ओनली 3% इन द ईयर 1800। सोच के देखो, मतलब अगर 1800 का हम डेटा उठाएं तो यहां पर सिर्फ 3% जो लोग हैं वो कहां रह रहे हैं, वो अर्बन सेंटर्स में रह रहे हैं। लेकिन आज की हम बात करें, आज की तारीख की हम बात करें, तो आज 54%, ये जो परसेंटेज है बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियसली बात है कि लोग जो है गांव से शहरों में जा रहे हैं, है ना, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, क्योंकि भाई शहरों में पैसा वैसा ज्यादा मिलता है थोड़ा सा, है ना, पैसा थोड़ा सा जो आपको जो बेटर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आपको शहरों में ज्यादा मिलती है, फैसिलिटीज ज्यादा मिलती है ना, हर चीज वहां पे ज्यादा मिलती है। तो आप देखोगे एक ट्रेंड दिख रहा है आपको, 1800 में 3% पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रहती थी, वो जो है शहरों में रहती थी। लेकिन अब की हम ट्रेंड की बात करें, ऑलमोस्ट 54%, मतलब 0.5% से ज्यादा, मतलब आधी परसेंटेज से ज्यादा, 50% से ज्यादा लोग जो है कहाँ रह रहे हैं, अर्बन में रह रहे हैं, अर्बन जो शहर है वहां पर रह रहे हैं। थोड़ा सा देखो भाई परसेंटेज की हम बात करें 3, और 2017 की डेटा की बात करें 54%, और ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है ना, 3 से 54%। सोच के देखो जरा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, अब अर्बन सेटलमेंट की बात करें तो ये भी आपको अलग अलग शेप में देखने को मिल जाएगा, जैसे लिनियर शेप में देख, स्क्वायर शेप, है ना, स्टार, क्रीसेंट शेप, इनकी भी अलग अलग शेप्स होती हैं। आप मतलब वही है ना कि जहां सेटलमेंट हो रहा है, तो वहां पर कोई ना कोई तो शेप निकल के आएगी ना, उसको शेप बोल दिया। अब ये जो चीज है, मेरे को, मैं पर्सनली बताऊं, मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगती। ऑब्वियसली बात है कि आप जिधर सेटल डाउन हो रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है वहां पर एक कोई ना कोई पैटर्न तो बनेगा ना, लिनियर पैटर्न बनेगा, स्क्वायर फॉर्म में बनेगा, या फिर एक स्टार पैटर्न बनेगा, क्रीसेंट बनेगा, कुछ तो बनेगा, जैसा हमने थोड़ी देर पहले बात की। चलिए अच्छा, अब यहां पे आप देखोगे इन इनफैक्ट द फॉर्म ऑफ सेटलमेंट, द आर्किटेक्चर एंड स्टाइल ऑफ बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर आर एन आउटकम्स ऑफ द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशन। अच्छा, आप कुछ जगह देखोगे यहाँ पर जो भी आपको, जैसा भी आपको शहर दिख रहा है, जैसे आप वेनिस चले हो, वेनिस में आपको अलग ही आर्किटेक्चर दिखेगा,
है ना। लंदन चले जाओ, लंदन में आपको अलग ही आर्किटेक्चर दिखेगा, है ना। इंडिया में आप साउथ इंडिया में जाओगे तो इंडिया में आपको अलग ही साउथ इंडिया की बात करें उसमें अलग आर्किटेक्चर दिखेगा, वहां पे चीजें जो बिल्डिंग्स वगैरह बनी होंगी वो अलग तरीके की बनी होंगी। क्लियर हुआ। तो ये क्या दिखाता है, तो बेसिकली कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में भी दिखाता है कि भाई उस शहर की जो हिस्ट्री है, उस शहर का जो कल्चर है, उसके बारे में भी। ये जो सेटलमेंट है, जो आर्किटेक्चर बना हुआ है, वो ऑब्वियस सी बात है उनका जो कल्चरल फीचर जो है उसको भी डिफाइन कर रहा है ना। उनकी जो हिस्ट्री है उसको भी बता रहा है। ऑब्वियस सी बात है, बताएगा क्यों नहीं बताएगा। आप राजस्थान चले जाओ, आप पधारो हमारे देश, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे आप जाओगे, उदयपुर चले जाओ भाई, क्या प्यारे प्यारे फोर्ट्स मिलते हैं वहां पे। इंडिया में सबसे ज्यादा जो विदेशी आते हैं ना, कहाँ जाते हैं भाई, राजस्थान में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां वो कल्चरली बहुत रिच है ना, इस वजह से। सिंपल सी बात है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, अब हम जब बात करते हैं किसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेस ऑफ फॉर्म्स के बारे में बात करें, तो इसमें किस चीज की बात की जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले यहां पे बोला गया, देखो जब फॉर्म्स की बात की जाती है तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इसका स्क्वायर शेप में हो सकता है, लिनियर शेप में हो सकता है, क्रीसेंट शेप में हो सकता है, अलग अलग फॉर्म्स में जो है कोई भी शहर हो सकता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ना केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे हम दो देशों के बारे में बात करेंगे। पहला है हमारा अदीस अबाबा, है ना। अदीस अबाबा ये एक इथोपियन शहर है, उनकी कैपिटल ये मान लो आप, है ना। इसको हम न्यू फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसका मतलब क्या है? द न्यू फ्लावर। अब इसकी हम बात जब करेंगे तो इसकी केस स्टडी हम देखेंगे, और दूसरी हम देखेंगे कैनबेरा की, है ना। ये ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं इसमें। इन दोनों की जो है केस स्टडी देखेंगे। दोनों ही एक बहुत बड़े अर्बन सेंटर्स हैं। इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखो हर टॉपिक जो है इसमें कवर नहीं है आपका। आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये टॉपिक छोड़ दिया, वो टॉपिक छोड़ दिया। जितने टॉपिक आपके सीयूटी एग्जाम में आ रहे हैं वही पढ़ा रहा हूं मैं, और बेटा उतना ही पढ़ना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मेन फीचर यही होता है कि आप अगर कुछ फालतू का पढ़ रहे हो ना, तो भाई वो काम नहीं आने वाला, है ना। वो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आया? तो इनकी हम बात करें। अच्छा, और मैं बात करूं टाउन्स की और सिटीज की, और मैं अगर बात करूं दोनों की, डेवलप्ड की और डेवलपिंग कंट्रीज की, तो आपको अलग अलग डिफरेंसेस दिख जाएंगे। मैंने बताया ना कि भाई डेवलपिंग जो कंट्रीज होती है उनके शहर अलग ही है, और डेवलप कंट्रीज की हम बात करूं उनके शहर तो अलग ही लेवल पर है। आप सोच के देखो, दिल्ली एक क्या अर्बन सेंटर है, प्रॉपर एक अर्बन सेंटर है, लेकिन आप दिल्ली को देख लो और लंदन को देख लो, तो दोनों में आपको जमीन आसमान का डिफरेंस दिख जाएगा, है ना। तो डेवलपिंग शहरों की हम बात करें और डेवलप शहरों की बात करें, उनमें एक क्लियरली डिफरेंस रिफ्लेक्ट होता है। क्लियर हुआ ना? अच्छा, क्यों? क्योंकि उनकी तो जो डेवलप्ड नेशन होते हैं उनकी प्लानिंग अलग होती है, उनके डेवलपमेंट अलग होता है ना। उनकी जो हिस्ट्री जो रही है वो अलग रही है। अब जैसे हम बात करें हमारी हिस्ट्री कैसी रही है, कॉलोनियल हिस्ट्री रही है भाई। हम पर जो है अंग्रेजों ने रूल किया, और हमें जो है प्रॉपर तरीके से बिल्कुल जो है दीमक की तरह अंदर से काट के बिल्कुल खोखला कर दिया, हमें बिल्कुल लिटरली भिखारी बना के छोड़ा। आज हमारी जो सिचुएशन है, जो हमारी कंडीशन है, बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है ना। हम दुनिया के सबसे जो फास्टेस्ट जो ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है हम लोग। लेकिन हम पहले की बात करें, आज से 50 साल पहले की भारत की बात करें, तो हम लोग बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे। अब हम वो अंडर डेवलप्ड से एक डेवलपिंग फेज में आ गए हैं, और हो सकता है 20-25 साल में हम डेवलप्ड फेज में भी आ जाए। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें डेवलप कंट्रीज की, तो इनकी जो सिटीज जो होती है आप देखोगे प्रॉपर तरीके से प्लान्ड होती है ना। मोस्ट अर्बन सेंटर जैसे हम बात करें उसकी, जैसे आपने पेरिस शहर का नाम सुना होगा, जो कैपिटल है फ्रांस की, पेरिस। पेरिस का नाम सुना है? पेरिस का नाम सुना है भाई। लोग हनीमून वगैरह मनाने जाते हैं, थोड़ा सा पैसा वैसा ज्यादा हो, बजट ज्यादा हो, तो आपकी जब शादी हो जाए तो हनीमून मनाने जाना। तो आप देखोगे ना, उसको डिजाइन किसने किया था उसको। अब पूरे अगर आप पेरिस के बारे में बात करो ना, तो पूरा वो अनप्लान्ड था एक टाइम पर। आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखोगे, लेकिन जब प्रॉपर तरीके से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, तो उसको आर्किटेक्ट किया गया था। जैसे जॉर्ज हॉसमान की हम बात करें, है ना, तो इन्होंने पूरे पेरिस शहर को जो है डिजाइन किया था। चंडीगढ़ को भी डिजाइन किया गया है ना। तो आप इन सारी चीजों के बारे में बात करोगे तो आपको ऐसा दिखता है कि भाई कोई जो बड़े बड़े शहर जो होते हैं ना, उनको जो डिजाइन किया जाता है। जैसे मैं बात करूं चंडीगढ़ की, तो ये जो कॉर्ब्यूसियर करके कोई थे, इन्होंने डिजाइन किया था चंडीगढ़ को। समझ में? जॉर्ज हॉसमान की हम बात करें, उन्होंने पेरिस को डिजाइन किया। तो यहाँ पर जो प्लान्ड सिटी जो होते हैं, जो जैसे डेवलप्ड नेशन में आप जाओगे ना, वहाँ पे मैक्सिमम जो आपको शहर मिलेंगे वो आपको प्लान ही मिलेंगे। उनको पहले प्लान किया गया है, उसके बाद बनाया गया है। तो उसी की बात जो यहाँ पर की जा रही है। क्लियर हुआ? So while most cities in the developed countries are planned, most urban centers of the developing countries have evolved historically with irregular shape. समझ में आया ना? अब भाई जिस जगह पे, है ना, क्योंकि वो हिस्टोरिकली इवॉल्व हुए हैं, कई हजारों सालों से वहां पे लोग रह रहे हैं, और धीरे धीरे वो इवॉल्व हुए हैं, तो आप देखोगे उनकी जो शेप है ना, वो इरेगुलर शेप है, कहीं से भी कुछ भी निकल रहा है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखो, अब ये पूरा शहर आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है? कोई शेप बन रही है यहाँ पे? नहीं बन रही, क्योंकि ये हिस्टोरिकली अलग तरीके से इमर्ज हुआ है ना, और लोगों ने रहना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर कोई भी एक शेप नहीं बन रही, एक प्रॉपर उल्टा सीधा आपको दिख रहा है, कोई भी प्लान सेटलमेंट नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे। समझ में आया ना? इंडिया की बात करें, इंडिया में ज्यादातर शहर जो है ऐसे ही बने हुए हैं, एक आधों को छोड़ दें तो। समझ में आया? चलिए फॉर एग्जांपल हम बात करें किसकी, यहाँ पे चंडीगढ़ की बात हो रही है। जैसे चंडीगढ़ की बात हो रही है, चंडीगढ़ को भाई प्रॉपर तरीके से एक प्लान शहर बोला जाता है। तो जैसे लेक कॉर्ब्यूसियर की हम बात करें, कुछ नाम था शायद, मैं भूल गया, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। लेक कॉर्ब्यूसियर का नाम है, हाँ, लेक कॉर्ब्यूसियर करके नाम था इनका, कुछ ऐसी नाम था, बहुत ही अजीब सा नाम है, लेक कॉर्ब्यूसियर करके नाम था इनका। इन्होंने जो है प्रॉपर तरीके से जो है चंडीगढ़ को डिजाइन किया था।
क्लियर हुआ? जैसे उसकी बात हो रही है ना, कैनबेरा की बात हो रही है, ये प्लान सिटीज है। क्लियर हुआ? while the smaller town in India have evolved historically from walled city to large urban sprawl। तो आप देखोगे अगर छोटे छोटे इंडिया की शहरों की हम बात करें तो ये हिस्टोरिकली धीरे धीरे डेवलप हुए हैं, है ना। पहले छोटे थे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते गए, पॉपुलेशन बढ़ी, तो ये इरेगुलर शेप में जो आगे बढ़े। तो आप देखोगे मैक्सिमम जो सेंटर्स है वो कैसे हैं, वो अनप्लान्ड है। चलिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया कि इसका भाई एक इथोपियन कैपिटल है, इथोपिया की जो कैपिटल है इसका नाम है अदीस अबाबा, है ना, अदीस अबाबा। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देखोगे ना इसकी हिस्ट्री अलग रही है, इसकी थोड़ी एक केस स्टडी हम देख लेते हैं। देखो द नेम इथोपियन कैपिटल अदीस अबाबा एज अ नेम इंडिकेट द अदीस न्यू और अबाबा फ्लावर। तो मतलब अदीस का मतलब क्या है, नया, और अबाबा का मतलब क्या है, फ्लावर, न्यू फ्लावर। इज अ न्यू सिटी व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1878। अब इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, 1878 में जो है एस्टैब्लिश किया गया। चलिए ठीक है। द होल सिटी इज लोकेटेड ऑन द हिल वैली। अब इसकी जो टोपोग्राफी जो है, इसका जो फिजिकल फीचर जो इसकी टेरेन जो है वो हिली एरियाज है, और आपको पता होगा हिली एरियाज में थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, थोड़ी सी सेटल डाउन होने में दिक्कत होती है। चलिए द रोड पैटर्न बियर्स द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द लोकल टोपोग्राफी। द रोड रेडिएट फ्रॉम द गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स, है ना, जैसे कि हम बात करें पियाजा, अराट एंड एमिस्ट क्लो और राउंड बेटा, ये इनके अलग ही अलग नाम होते हैं, थोड़ा सा देख लेना, अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लेना इनको, है ना, एमिस्ट क्लो और राउंड टाउट। तो बेसिकली इनकी हम बात करें तो आप देखोगे इनकी जो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग वगैरह जो है, इनकी जो सड़कें जो है वो प्रॉपर तरीके से जुड़ी हुई है, किसको कनेक्ट कर रही है, जो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है ना, जो गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स जो है उनको पूरी तरह से कनेक्ट करती है। तो आप देखोगे यहाँ पर और क्या भाई, यहाँ पे आपको मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी मिल जाती है देखने को, अच्छी खासी यूनिवर्सिटी जो है देखने को मिल जाती है। यहाँ पे और क्या मिलता है आपको, मेडिकल कॉलेजेस मिल जाते हैं, नंबर ऑफ गुड स्कूल्स आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो अदीस अबाबा जो है वो एक एजुकेशनल सेंटर भी बन चुका है। क्लियर हुआ? अच्छा अब इसकी बात करें कि this city has witnessed the rapid growth because of its multifunctional nature and being a large nodal center located in the center of the Ethiopia। अब यहाँ पे आप देखोगे ना जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, अब 1878 से डेवलप हो रहा है, तो आप देखोगे कि प्रॉपर तरीके से आप इसको, आपको ये देखो कई जगह पर ये प्लान है, देखो इधर साइड जो आप आओगे इधर आपको प्लान दिख रहा है, इधर साइड आप आओगे तो ये प्लान नहीं है, तो हो सकता है इसको बाद में बनाया गया हो, है ना। तो 1878 में इसको बनना शुरू करवाया गया, और आप देखोगे प्रॉपर तरीके से इसको डेवलप करवाया गया। आज के टाइम पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो नोडल सेंटर जो है बन चुका है ना। तो इथोपिया की कैपिटल बन चुका है, कैपिटल शहर है ना, कैपिटल है ये, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे डेवलपमेंट तो होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, इसकी केस स्टडी करके जो है प्रॉपर तरीके से बताया जा रहा है किस तरीके से आज आपको जो है यहाँ पर ये जो शहर है पूरा मल्टी फंक्शनल जो नेचर है इसका देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सब हर चीज की जो है अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे सारे जो गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स है वो यहाँ पे मिल जाएंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे पूरी मैन्युफैक्चरिंग हब डेवलप हो चुके हैं, यहाँ पर मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी है, प्लस यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। तो एक इसको एक एजुकेशनल हब भी इसको बना देते हैं, समझ में आया? तो ये सारी जो चीजें मैटर करती है, तो इसके हमने देख लिया। दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कैनबेरा का। अच्छा कैनबेरा की हम बात करें तो ये क्या भाई, ये प्लांट शहर है, कहाँ का है भाई, तो ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का। कब डिजाइन किया गया था इसको, 1912 में। ठीक है, अब इसको तैयार किसने किया था, किसने इसका पूरा लैंडस्केप या फिर आर्किटेक्ट जो डेवलप किया था इसने किसने किया था, तो वॉल्टर बोर्ले ने, है ना, वॉल्टर बोर्ले ग्रिफिन ने इसको जो है डिजाइन किया था। अच्छा ठीक है। अच्छा अब आप देखोगे ना, अब ये पूरा प्रॉपर तरीके से इसको जो है डिजाइन किया गया। आप देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, प्रॉपर तरीके से आपको लग रहा है कि शहर जो है प्रॉपर तरीके से डिजाइन है। यहाँ पे आपको लेक देखने को मिल जाएगी, है ना, यहाँ पे, और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ये गार्डन्स वगैरह जो है बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपको, है ना। लेक ब्रूनी ग्रिफिन की हम बात करें, यहाँ पे गार्डन्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे प्रॉपर तरीके से, और बीच में आपको गार्डन देखो, यहाँ पे गार्डन मिल जाएंगे आपको, और प्रॉपर तरीके से आप देखोगे पूरा का पूरा जो शहर है वो प्रॉपर प्लान्ड है, देखो, है ना। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सर्कुलर जो शेप जो है डेवलप की गई है, ये प्रॉपर शहर आपको प्लान देखने को मिल रहा है। और इसको आप बोल सकते हो यहाँ पे, है ना, ही हैड एनविसेज्ड गार्डन सिटी फॉर अबाउट 2500 पीपल टेकिंग इनटू द अकाउंट द नेचुरल फीचर्स ऑफ द लैंडस्केप। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसको जो है गार्डन सिटी की तरह बनाया गया है, और 1912 में तैयार किया गया था। और आज आप देखोगे डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत अच्छे खासी जो है इसकी पॉपुलेशन आपको जो है देखने को मिल जाती है। क्लियर हुआ? फटाफट से बताओ, इतनी सारी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं तो आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी, है ना। इसमें आपको बहुत सारी लेक्स देखने को मिल जाएंगी, इसका जो नेचुरल फीचर जो यहाँ पे आपको गार्डन्स वगैरह बहुत देखने को मिल जाते हैं, और अच्छी खासी जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाती है। आज के टाइम पर ये प्लान्ड शहर है। ठीक है, तो एक दो केस स्टडी जो थी कैनबेरा की और, है ना, अदीस अबाबा की, तो आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। इनकी डेट्स याद रखना कि इसको कब बनाया गया था, इनका नाम याद कर लेना भाई किसने बनाया था। देखो अदीस अबाबा की बात करूँ, ये कोई प्लान नहीं है, ठीक है, ये प्लान है बेसिकली कैनबेरा। अदीस अबाबा की हम बात करें, कुछ चीजें जो है प्लान है, कुछ जो पार्ट है वो प्लान है, कुछ पार्ट जो है वो प्लान नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कैनबेरा की, तो एक प्रॉपर तरीके से क्या है, प्रॉपर तरीके से आपको एक, आप बोल सकते हो कि एक प्लान शहर मिलेगा जहां पे आपको गार्डन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको बहुत सारी लेक, एक दो लेक्स भी जो है देखने को मिल जाती हैं।
क्लियर हुआ? फटाफट से बताओ हाँ या ना। इतनी जो चीजें क्लियर हुई, पूरी लाइव वाली फील दे रहा हूं, देखो रिकॉर्डेड क्लास है फिर भी लाइव वाली फील आपको मैं दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, अब इसकी बात करें हम थोड़ा सा आगे, थोड़े से बात कर लेते हैं। देयर वर टू बी 5 मेन सेंटर्स विद separate city functions. During the last few decades, the city has expanded to the accommodate several satellite towns which have their own centers. अब सुनो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हुआ क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे, है ना, इसको जो हमने पहले क्या किया, इसको जो हमने आप देखोगे 5 मेन सेंटर्स में डिवाइड कर लिया है ना। देयर वर टू 5 मेन सेंटर्स विद ईच सेपरेट सिटी फंक्शन, उनका अलग अलग फंक्शन है। चलिए 5 सेंटर है शहर में और 5 सेंटर में डिवाइड कर लिया है और सबके जो है अलग अलग फंक्शंस हैं। चलिए अब लास्ट फ्यू डिकेड्स की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे सिटी ने अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सपेंड किया है। और ये जो दूसरे जो सेंटर्स जो है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ये जैसे मेन शहर ये है ना, अब यहाँ पे आसपास के बहुत सारे सेंटर्स है ना, इसको एकोमोडेट करने का काम भी किसने किया है, एक कैनबेरा शहर ने किया है ना, कैनबेरा शहर ने किया है। क्लियर हुआ ना? तो देखो यहाँ पे मेन सेंटर ये है और बाकी जो दूसरे सैटेलाइट सेंटर्स जो है, क्लियर हुआ, उनको जो है एकोमोडेट करने का काम भी कौन कर रहा है, ये कैनबेरा शहर कर रहा है। चलिए, so which have their own center, the city has wide open space and many parks and gardens। तो यहाँ पे इसको गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है भाई। यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से जो है गार्डन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे वही तो लिखा हुआ, he had envisaged a garden city for about 25,000 people taking into account on the natural features and the landscape। मतलब 25,000, स्टार्टिंग में बात करें 25,000 लोग जब यहाँ पे थे तो उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इस चीज का ध्यान में रखा हुआ था कि इसका जो लैंडस्केप है ऐसा होना चाहिए कि मैक्सिमम गार्डन होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रॉपर तरीके से एक वाइड ओपन शहर है ये, और यहाँ पर आपको पार्क और गार्डन्स वगैरह, लेक्स वगैरह जो है देखने को मिल जाती हैं। और प्रॉपर तरीके से इस शहर ने दूसरे जो छोटे मोटे टाउन्स हैं, है ना, जो उसको कनेक्ट करते हैं, उसको भी एकोमोडेट करना शुरू कर दिया है। क्लियर हुआ ना? तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब जब यहाँ पे आपका लास्ट टॉपिक की हम बात करें, उससे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, हाँ ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ अर्बन सेटल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हम एक के बारे में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, मेगालोपोलिस के बारे में बात करेंगे, क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। देखो अब अगर हम बात करें कि जो पॉपुलेशन की साइज है उसके हिसाब से जो हमने अलग अलग इनको क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया, मतलब अर्बन सेंटर्स को हमने किस चीज को आप टाउन बोलोगे, है ना, किसको आप सिटी बोलोगे, किसको आप मेगालोपोलिस बोलोगे, किसको आप कन्वर्शन कॉन्यूग्रेशन बोलोगे, किसको आप मिलियन सिटी बोलोगे। तो जैसे मिलियन सिटी की हम बात करें, इसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन टच हो गई है, उसको हम बोल देते हैं कॉन्यूग्रेशन। क्या होता है, बेसिकली जो दूसरे सेंटर्स को जो है प्रॉपर तरीके से जोड़ रहा होता है, दूसरे जो सेंटर्स है ना। मेगालोपोलिस के बारे में बात करेंगे कि स्पेसिफिकली यही आपके जो है सीवीटी में आ रहा है, ये जो पॉइंट जो है बेसिकली, है ना। सिटीज के बारे में बात करें, सिटी शहर क्या होते हैं, टाउन्स के बारे में, टाउन जिनकी पॉपुलेशन, अब ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा पॉपुलेशन का डिफरेंस आ जाता है कि पॉपुलेशन कहाँ पर कितनी है उसका डिफरेंस आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेगालोपोलिस की, यही आएगा आपका ना, यही जो है आपके सिलेबस में आ रहा है, अगर आप देखोगे ना तो यही दे रखा है आपके सिलेबस में। बाकी जो चीजें हैं वो आप देखोगे यहाँ पर कि जो जहां पर जैसी पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से जो है, यहाँ पर थोड़ी कम पॉपुलेशन उसको हम टाउन बोल देंगे, पॉपुलेशन ज्यादा डेंस है उसको हम सिटी बोल देंगे, है ना। कॉन्ग्रेशन जो है जो अदर सेंटर्स को जोड़ रहा होता है ना। जैसे हम बात करें दिल्ली एनसीआर की, दिल्ली एनसीआर की हम बात करें, परफेक्ट एग्जांपल हो जाएगा इसका। दिल्ली एनसीआर की हम बात करें तो आज के टाइम पर आप देखोगे मेरठ हो गया, है ना, आज के टाइम पर अलीगढ़ तक की हम बात करें, मेरठ, अलीगढ़, ये जो हमारा ये है जो क्या बोलते हैं, गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, ये किसका पार्ट है, दिल्ली एनसीआर का पार्ट है। तो भाई दिल्ली एक सेंटर है और जो दूसरे जो सेंटर्स है उनको जोड़ने का काम कर रहा है, उसको क्या बोल देते हैं, नियर कैपिटल रीजन बोल देते हैं। मथुरा तक की हम बात करें, मथुरा भी आ जाएगा कुछ दिन बाद, तो है ना, मथुरा भी शायद आ चुका है, दिल्ली एनसीआर का पार्ट या फिर बन जाएगा कुछ दिन बाद। तो ये सब क्या है भाई, ये सब हमारे जो है एक शहर जो है दूसरे सेंटर्स को जोड़ रहा होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्वोकेशन बोल देते हैं। क्लियर हुआ? एक मिनट में पानी पी लेता हूँ बेटा थोड़ा सा। चलिए, अरे यार इधर पहुंच गया। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ अगर आपको मतलब याद रखना है, किसका याद रखना है, मेगालोपोलिस का, ठीक है, इसको मैं डिफाइन करूंगा। लेकिन हाँ, अगर इसका मतलब आ जाए कि सर ये क्या होता है, कॉन्वोकेशन, है ना, कॉन्वोकेशन क्या होता है, कॉन्वोकेशन सिंपल सा मैंने मतलब बता दिया है कि भाई सबसे परफेक्ट एग्जांपल क्या है कि बेसिकली अर्बन सेंटर्स जो होते हैं उनका जो एक एक्सटेंडेड वर्जन जो होता है ना, जैसे दिल्ली एनसीआर। अब दिल्ली तो भाई दिल्ली है ना, दिल्ली के बाहर भी तो कुछ है ना, दिल्ली के बाहर थोड़ा साइड में आओगे तो नोएडा मिल जाएगा आपको, यूपी साइड आओगे, हरियाणा साइड जाओगे तो गुड़गांव मिल जाएगा, फरीदाबाद मिल जाएगा, है ना, थोड़ा सा और आगे जाओगे मेरठ आ जाएगा, ठीक है, मुरादनगर आ जाएगा। तो ये सब क्या है, ये दिल्ली एनसीआर का ही पार्ट है। तो भाई जब एक शहर बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने लगता है, उसका एक पार्ट जो दूसरे सेंटर्स को जोड़ता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं कॉन्वोकेशन, है ना, कॉन्वोकेशन बोल देते हैं उसको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेगालोपोलिस की बात कर लेते हैं, ये क्या होता है भाई, तो एक ना मेगालोपोलिस की एक ग्रीक शब्द है, है ना, उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रेट सिटी।
समझ में आया। और ये टर्म जो है किसने कॉइन किया था, तो ये भी याद रख लेना, एग्जाम में आ सकता है। तो ये जो है जेन गॉथम है ना, जेन गॉथमैन ने जो है इसको क्या किया था, जीन गॉटमैन, क्या नाम है इनका, जीन गॉटमैन ने जो है 1957 में कॉइन किया था। और ये किस चीज को सिग्निफाई करता है, सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन एक्सटेंडेड एज अ यूनियन ऑफ द कॉन्ग्लोमरेशन द अर्बन लैंडस्केप स्ट्रेचिंग फ्रॉम द बोस्टन इन द नॉर्थ टू साउथ ऑफ द वाशिंगटन इन यूएसए इज द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ द मेगालोपोलिस। अच्छा, आपको देखो ये तो एग्जांपल है, शायद आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो ना, तो यहां पे सिंपल सी बात है, ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि जो हमारी कॉन्वर्सेशन जो होते हैं ना, यूनियन एज अ यूनियन ऑफ कॉन्वर्सेशन, मतलब अब जैसे मैंने बोला कि आपको दिल्ली एनसीआर है ना, दिल्ली एनसीआर ये है हमारे, दिल्ली ये है ना, और ये जो है अलग अलग सेंटर्स को कनेक्ट कर रहा है ना, ये अलग अलग सेंटर्स को कनेक्ट कर रहा है ना, क्लियर हुआ। अब इसका पूरा एक यूनियन जो बन जाएगा, बहुत बड़ा यूनियन बन जाएगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, मतलब आप बोल सकते हो जो एक कॉन्वर्सेशन डेवलप हो रहा है ना, इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन क्या है हमारा, वो हमारा मेगालोपोलिस है, ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो इसका मतलब ही क्या है, बेसिकली इसका जो कॉइन किया गया था उस पॉपुलेशन है ना, पॉपुलराइज्ड बाय द जेन गॉटमैन। तो जेन गॉटमैन की हम बात करें, 1957 में इन्होंने इस चीज को पॉपुलराइज किया था। और सिंपल सा मतलब है कि भाई जो सुपर जो मेट्रोपॉलिटन जो रीजन्स होते हैं है ना, और बहुत बड़े लेवल पर जो है फैले हुए हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जैसे अर्बन लैंडस्केप की अगर हम बात करें, तो बॉस्टन इन द नॉर्थ टू द साउथ ऑफ द वाशिंगटन, यूएसए की बात हो रही है बेसिकली, है ना। तो बॉस्टन से आप चलते चले जाओ, बॉस्टन नॉर्थ में, बॉस्टन कहां पर है, नॉर्थ में है ना, और ये साउथ में वॉशिंगटन डीसी की बात करूं, इसको जो कनेक्ट कर रहा है प्रॉपर तरीके से, जो यहाँ पर शहर डेवलप हो गए हैं यहाँ पर है ना, इसको आप क्या बोलोगे, इसको मेगालोपोलिस बोलोगे आप। प्रॉपर तरीके से सोच के देखो, बड़े बड़े सेंटर्स जो आपस में जुड़े हुए हैं है ना, एक मतलब आप सिटी तो बोल ही नहीं सकते इसको, क्या एक मतलब मेगालोपोलिस जो है सिटी का ही एक बहुत बड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, जो बहुत बड़े लेवल पर फैला हुआ है। और थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो सोच लेना किसके बारे में, दिल्ली एनसीआर के बारे में सोच लेना, ठीक है। चलिए, तो भाई ये था हमारा टॉपिक। तो भाई अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा आगे देखते हैं। हाँ, अब देखो, अब मेगा सिटी और मेगालोपोलिस इज अ जनरल टर्म्स फॉर सिटीज टुगेदर विद देयर सबअर्बन विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 मिलियन। अच्छा, अभी हमने बात की थी किसके बारे में, देखो ध्यान से, मिलियन सिटी के बारे में बात करें तो जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है। लेकिन जब बात आती है किसकी, व्हेन इट कम्स टू द सेटलमेंट ऑफ व्हेन कम्स टू द मेगालोपोलिस, तो यहां पर पॉपुलेशन है वो क्या है, वो 10 मिलियन से ज्यादा है। तो आप बोल सकते हो दिल्ली एनसीआर को, अरे बिल्कुल बोल सकते हो भैया, हमारी पॉपुलेशन तो 50 मिलियन से ज्यादा है, वो भी 2011 के डेटा में। तो आप दिल्ली एनसीआर को भी प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे बन रहा है वो मेगालोपोलिस बोल सकते हो, समझ में आया ना। तो यहां पे आप देखोगे ना, अलग अलग जो सब अर्न जो एरिया है, सब अर्न मतलब जो उनको जोड़ रहे हैं, जो मेन शहर को जोड़ रहे हैं उससे, जैसे मैंने बताया ना, अभी थोड़ी बताया था मैंने सब अर्न के बारे में। सब अर्न का मतलब क्या होता है, जो दूसरे जो सेंटर्स हैं जो उस मेन सेंटर को जोड़ रहे हैं, तो अगर इन सबको मिला के किसी जगह की पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज्यादा है ना, तो आप बोल सकते हो उसको मेगालोपोलिस, समझ में आया। अब जैसे बात करूं न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क वाज द फर्स्ट टू बी अटेन द स्टेटस ऑफ मेगा सिटी बाय 1950 विद अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 12.5 मिलियन। अब 1950 में हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन मैं न्यूयॉर्क की बात करूं तो न्यूयॉर्क बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था, तो लोग वहां पे जाके बस रहे थे। तो अब न्यूयॉर्क शहर की हम बात करें तो न्यूयॉर्क शहर एक परफेक्ट एग्जांपल किसका है भाई, तो परफेक्ट एग्जांपल हमारा मेगा सिटी का या मेगालोपोलिस का। कब इसको स्टेटस मिल गया था, 1950 में, जब इसकी पॉपुलेशन 12.5 मिलियन हो गई थी, पहला शहर था। अच्छा, अब नंबर ऑफ सिटीज की बात करें, इंडिया को स्टेटस नहीं मिला अभी, लेकिन अब नंबर ऑफ सिटीज की बात करें, इसमें कुछ चीजें और भी आ जाती हैं, तो 31 है ना। द नंबर ऑफ मेगा सिटीज हैज इंक्रीज इन द डेवलपिंग कंट्रीज ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर। देखो, इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में दिल्ली को आप बोल सकते हो मेगापोलिस, ठीक है। जैसे चाइना की हम बात करें, बीजिंग की हम बात कर लें, यहाँ पर तो पॉपुलेशन जैसे डेवलपिंग नेशन में हम बात करें, स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें, इंडिया तो नंबर 1 पे आ गया भाई, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। तो दिल्ली एनसीआर को ही खाली आप ले लोगे ना, तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा चली जाएगी। इवन आप बैंगलोर को ले लोगे, बैंगलोर भी एक मेगालोपोलिस की कैटेगरी में आएगा अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो। क्यों, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से ऊपर है भाई, 1 करोड़ से ऊपर है। 1 करोड़ तो हमारे यहाँ 1 करोड़ तो बहुत पहले रह गया है, 1 करोड़ से तो बहुत ज्यादा होगी पॉपुलेशन। लास्ट डेटा आया था वो शायद कितना 6 या 7 करोड़ थी पॉपुलेशन। तो ऑब्वियसली बात है, हमने वो 10 मिलियन की का जो मार्क है वो बहुत पहले ही क्रॉस कर दिया है, ठीक है ना। तो डेवलपिंग नेशन में आप देखोगे तो ये सिटीज आपको ज्यादा देखने को मिल जाएंगी। क्यों, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना इनकी, इसलिए। क्लियर हुआ। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखो फटाफट से। अच्छा, मेगा सिटीज की बात करें तो ऑब्वियसली बात है दिल्ली तो आएगा, है ना। अब पॉपुलेशन वाइज देखा जाएगा तो टोक्यो की हम बात करें, है ना, दिल्ली की हम बात, देखो दूसरे नंबर पे आ गया, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है अगर आप मेगा सिटीज की बात करोगे, अभी भी जापान नंबर 1 पे, इसका जो टोक्यो आता है, टोक्यो इनकी जो कैपिटल है वो नंबर 1 पे। फिर दिल्ली की बात करोगे तो आप देख लो, है ना, 26,425,000 क्या पॉपुलेशन है, इसकी बात हो रही है ना, करीबन बहुत ज्यादा पॉपुलेशन। शंघाई की हम बात करें, फिर मुंबई, है ना। तो देखो टॉप 10 में इंडिया का 1 आ गया, 2 आ गया, है ना। फिर यहाँ पे हाँ, इंडिया में टॉप 10 में 2 हैं। क्लियर हुआ। फिर आप देखो 6वें नंबर पर बीजिंग है, तो अलग अलग शहर है। फिर आप देखो कैलकाटा भी आ रहा है, बैंगलोर भी आएगा, गुड़गांव भी आएगा। आप हर जगह जो है आप बोल सकते हो उन सारी जगहों को जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रह रही है, 10 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है, उसको जो है इन्होंने मेगा सिटीज में डाल दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज। अच्छा, इसके बारे में जब बात करेंगे ना, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि देखो
मैं डेवलप्ड कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ डेवलपिंग की। अब डेवलपिंग कंट्रीज की हम बात करें, भले ही बहुत सारा शहर जो है डेवलप हो गए हैं, मेगा सिटीज डेवलप हो गई हैं, है ना, मेगालोपोलिस, सो कॉल्ड मेगालोपोलिस जो है डेवलप हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो डेवलपिंग नेशन में जो है देखने को मिल जाती है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, मैं डेवलपिंग नेशंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं बात करूँ डेवलपिंग नेशंस की, तो देखो ध्यान से, अब जैसे मैं बात करूँ सेटलमेंट्स की डेवलपिंग कंट्रीज की, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे जैसे सच एज अनसस्टेनेबल कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, ऑब्वियसली बात है, क्राउड बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा क्राउड हो गया है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज है, जैसे आप जाओगे ना दिल्ली में लक्ष्मी नगर में, तो भाई क्या ही कंजक्शन है। आप देखोगे 1 किलोमीटर के अंदर जो है इतने सारे घर मिल जाएंगे आपको, उसमें गली के अंदर गली निकली हुई है, आपको लगेगा गली नहीं है, लेकिन आप जाओगे इतनी पतली सी गली बनी होगी जिसमें शायद 2-3 लोग ही जा सकते हैं, और उनके बीच में जो लोग रह रहे हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे कंजेशन जो है बहुत ज्यादा हो गया है ना, क्राउड ज्यादा बहुत ज्यादा हो चुका है ना, कंजेस्टेड हाउसिंग बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया। आप देखोगे दिल्ली में बहुत सारे ऐसे जैसे वेस्ट दिल्ली में चले जाओ, यहां पर आप देखोगे इतना ज्यादा घर के बीच में बिल्कुल स्पेस ही नहीं होता, घर के अंदर घर बने हुए हैं, इतना ज्यादा कंजेस्टेड हो चुके हैं ये सारी चीजें। समझ में आया। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज और है भाई, जब बात आती है किसकी, ड्रिंकिंग वाटर की, ऑब्वियसली बात है जल ही जीवन है, तो जब पीने लायक पानी नहीं है तो लोग बीमार पड़ेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो लोग साफ पानी नहीं पी रहे तो उनको अलग अलग डायरिया जैसी जो बीमारी होती है, वाटर प्रॉन जो डिसीजेज होती हैं वो हो जाती है उनको। ठीक है, अब हम बात करें किसके बारे में, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखो लो, आधी दिल्ली को आप छोड़ोगे ना, 70% 60% दिल्ली ऐसी है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छा नहीं है, देख के भद्दा सा लगता है ना, ऐसे ईंटों के घर बने हुए हैं, कोई भी कहीं भी रह रहा है ना, गंदगी है ना, तो ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती है। एक किसी भी देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बताता है कि वो जो देश है वो डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे चाइना की हम बात करें, चाइना में अलग हो अलग, जैसे बीजिंग को आप देखोगे, कभी सर्च करना बीजिंग के बारे में, 20 साल पहले बीजिंग कैसा था, अब बीजिंग कैसा है। लेकिन दिल्ली को सर्च करोगे ना, 20 साल पहले दिल्ली कैसा था, अब कैसा है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। और मैं कोई इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं जब आपको रियलिटी बता रहा हूं आपको, है ना। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गई हमारी, है ना, सीवेज सिस्टम हो गया, डिस्पोजल सिस्टम हो गया, हेल्थ एजुकेशनल फैसिलिटीज हो गई, और भी कई सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे देखने को आपको मिल जाती हैं। चलिए, जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम की हम बात करें, सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम की बात करें, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की बात करें, है ना, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब भाई लोगों के पास पैसा नहीं है, बहुत सारे जो लोग हैं वो पॉवर्टी, है ना, पॉवर्टी ऐसी सिचुएशन में रह रहे हैं। पॉवर्टी मतलब उनके पास इतना नहीं है कि भाई वो बस 2 वक्त तक खाना खा सकते हैं, तो ये आप बोल सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी। तो जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियसली बात है वो अपनी हेल्थ पे ध्यान कैसे रखेंगे, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है ना। सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम, अलग अलग लोग जो है अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, सोसाइटी है हमारी, वहां पर अलग अलग कल्चर है, ऑब्वियसली बात है कोई जब सेंटर डेवलप हो जाता है तो वहां पर आप देखोगे अलग अलग बिलीफ्स के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजियस, अलग अलग कास्ट के, हमारे इंडिया में तो कुछ ज्यादा ही यहाँ पर। तो यहाँ पर कभी कभी आप देखोगे कुछ क्लैशेस होने के चांसेस रहते हैं, है ना, सोशियो कल्चरल जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे हमेशा बनी रहती हैं। अब बात करें एनवायरमेंट प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की बात करें हम, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पे आपको पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर आपको होता है ना कि देखो, अब शहरों में आप रह रहे हो, अब दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली पॉल्यूशन के मामले में दुनिया के टॉप 10 टॉप 5 देशों में रहता है। जितने भी हमारे टॉप 10 की हम बात करें, पूरे वर्ल्ड की हम बात करें, तो इंडिया के 5-6 देश आ जाते हैं, इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, पॉल्यूशन ज्यादा है, यहाँ पर गंदगी बहुत ज्यादा मिलेगी आपको, वाटर पॉल्यूशन भी बहुत मिलेगा, तो ये सारी जो चीजें आपको जो है देखने को मिल जाती हैं। क्लियर हुआ ना। तो आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें जो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हुआ। चलिए 1 मिनट रुक जाइए बेटा, 1 मिनट। चलिए ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, इन चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ना कुछ जो टर्म है वो कॉइन किए गए हैं, इनको याद रखना है, हेल्थ सिटीज के बारे में, अर्बन स्ट्रेटेजी के बारे में, तो ये थोड़ा पढ़ लेना, ये जरूरी है क्योंकि आपकी सीयूटी में आ सकते हैं। जैसे हम बात करें हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा WHO जो है, इसके बारे में बात करें तो उसने कुछ सजेशन दिए हैं, है ना, हेल्थ सिटी के बारे में कुछ सजेशन दिए कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अ क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट, अगर किसी शहर में अगर होता है ना कि एक क्लीन एनवायरनमेंट है, सेफ एनवायरनमेंट है, साफ सफाई है, सैनिटेशन और ये सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि हाँ वो सिटी जो है उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है ना, मीट्स द बेसिक नीड्स ऑफ द ऑल द इनहेबिटेंट, जो भी लोग रह रहे हैं उनकी जो बेसिक नीड्स है ना, बेसिक नीड्स क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं रहने के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, इनकी जो बेसिक नीड्स है वो थोड़ी सी अलग है कि भाई उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, है ना। इन्वॉल्व्स द कम्युनिटी इन द लोकेटेड गवर्नमेंट प्रोवाइड द इजिली एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज, तो ये सारी जो चीजें वो आ जाती हैं हमारी हेल्थ सिटी में। कि किसी WHO ने क्या बोला कि भाई देखो ऐसा है कि आपके यहाँ पे क्लीन एनवायरमेंट होना चाहिए, जो बेसिक नीड्स है वो हो, वो प्रॉपर पूरी हो, इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन द लोकल गवर्नमेंट, जो हमारी जो
लोकल गवर्नमेंट की हम बात करें तो उसमें जो आसपास की जो हमारी कम्युनिटी है वो उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मतलब जैसे हम बात करें, जैसे आप जहां रह रहे हो, अब जहां पर लोकल गवर्नमेंट बनती है तो लोकल के जो लोग हैं वो ऑब्वियस सी बात है उधर की जो सिचुएशन है उसको अच्छे से जानते हैं, तो वहां की जो लोकल कम्युनिटी है उनका इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए। प्लस यहां पर उनको इजीली एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए किस चीज की भाई, हेल्थ सर्विसेज की। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं अर्बन स्ट्रेटजी के बारे में। अर्बन स्ट्रेटजी क्या है भाई? अब देखो इसमें क्या बोला गया है, जो हमारी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये HDI भी निकालती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालती है, और कंट्रीज को जो है क्या करती है, उनका जो पूरा जो ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा हो रहा है उसके बेसिस पे जो है उनको क्लासिफाई करती है। ठीक है, इसकी हम बात करें तो इन्होंने कुछ जो है यहाँ पे कुछ प्रायोरिटीज दे रखी हैं अर्बन स्ट्रेटजी के बारे में, है ना। इंक्रीजिंग द शेल्टर फॉर द अर्बन पीपल, जो लोग हैं उनको, पहली बात तो जो लोग हैं जो बहुत गरीब लोग हैं उनको तो पहले क्या दो, उनको घर दो, उनके पास छत नहीं है पहले उनको क्या दो, घर देना चाहिए। प्रोविजन फॉर द बेसिक अर्बन सर्विसेज सच एज एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, है ना, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, कुछ बेसिक जो चीजें होती हैं। पहली चीज क्या है भाई, उनके सर पर छत नहीं है तो उनको पहले घर दो। दूसरी चीज क्या है भाई कि एक जो होता है ना, एक प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए उनके पास, बेसिक एजुकेशन हो, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए उनके पास, और क्या होना चाहिए भाई, वाटर और सैनिटेशन वाली जो फैसिलिटीज है वो भी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, क्लीन वाटर होना चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटी जो होनी है वो अवेलेबल होनी चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं जो किसने बोला है भाई, जो यहां पर बोला है अर्बन स्ट्रेटजी के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में कुछ चीजें उन्होंने प्रायोरिटाइज की है अर्बन स्ट्रेटजी के लिए। ठीक है, कि किसी भी शहर में वहां पर आप किसी भी तरीके की जो स्ट्रेटजी है जो है ना, अर्बन सिटी को आप अर्बन सिटी कब बोल सकते हो, है ना, हमने पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, हमने एक्टिविटीज के बेसिस पे, लेकिन वहां पे लोगों की कंडीशन कैसी है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं। क्लियर हुआ? स्पेसिफिकली यहाँ पे विमेन की बात की गई है कि भाई यहाँ पर जो विमेन है उनको इजिली एक्सेसिबिलिटी हो किस चीज की, एजुकेशन की। समझ में आया? तो ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर जो है आप देखोगे आनी चाहिए। अब अपग्रेडिंग एनर्जी यूज एंड अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना, रिड्यूसिंग द एयर पॉल्यूशन, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आ जाती हैं। अब दिल्ली की बात करें, एयर पॉल्यूशन दिल्ली में बहुत ज्यादा है, बैंगलोर में बहुत ज्यादा है, गुड़गांव में बहुत ज्यादा है, नोएडा में बहुत ज्यादा है, तो ये चीजें हैं वो डिफाइन करते हैं कि किसी शहर को आप बेस्ट शहर कैसे बोल सकते हो। समझ में आया? चलिए, तो ये जो मैंने आपको चीजें बताई थी ना, प्रॉब्लम्स बताई थी, उस प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। पहली चीज क्या है, प्रॉब्लम ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में। अब दिक्कत क्या होती है भाई, अर्बन सेटलमेंट की हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज में जो भी अर्बन शहर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो भाई अनप्लैन्ड होते हैं, है ना, वो प्लान नहीं होते। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनकी हिस्ट्री अलग रही है, लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो वैसे वैसे सेटल डाउन होते गए, और आप देखोगे कि वहां पर प्रॉपर तरीके से कोई भी एक शेप, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी, मतलब होता है ना कि प्लानिंग में क्या होता है, प्रॉपर तरीके से सड़क वगैरह बनाई जाती है, ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है, वाटर का फ्लो कैसे होगा वो बनाया जाता है, तो यहां पर ऐसा कोई प्लान सिस्टम नहीं होता, है ना। इट क्रिएट्स अ सर्व कंजेशन, शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, वर्टिकल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ स्लम्स आर कैरेक्टराइज्ड फीचर्स ऑफ द मॉडर्न सिटीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। अब यहां पे होगा क्या, अब जब कोई यहां पर स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई भी प्लान सिटी नहीं होगा, तो यहां पे क्या होगा, पॉपुलेशन एक तो बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखी जाती है पॉपुलेशन की देखी जाती है। गांव से जो लोग हैं, गांव खाली हो गए हैं, गांव से लोग शहरों में सेटल डाउन होते जा रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, जब गांव से लोग शहरों में जाएंगे तो शहर का जो बर्डन है बढ़ेगा, कंजेशन बढ़ेगा, कंजेस्टेड हो गए हैं बहुत ज्यादा शहर, तो यहां पे उसी के बारे में बात की गई है। इसके लिए क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, जगह की कमी होगी तो हाउस घर कहां बनेंगे, एक इतनी बुरी तरीके से जो है एक्सपेंशन हो रहा है ना। फिर आप देखोगे यहाँ पे स्लम्स आपको दिखाई दे जाएंगे, आप दिल्ली चले जाओ, मुंबई की धारावी चले जाओ, वहां पे आपको जो है तमाम तरीके की जो है स्लम्स देखने को आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, जो मॉडर्न जो सिटीज जो है डेवलपिंग नेशन के, तो वहां पे आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। हुआ क्या भाई, हुआ ये कि देखो गांव में जो है रोजगार मिलता नहीं है ना, तो गांव से लोग कहां जाते हैं, गांव से लोग शहर में जाते हैं, है ना। गांव से लोग पहले छोटे मोटे शहर में जाते हैं, आसपास के शहर में, तो the decreasing employment opportunities rural as well as smaller urban areas of developing countries consistently push the population to the urban areas। तो पहली चीज क्या हुई है, अब ये पॉपुलेशन बड़ी क्यों है अर्बन एरियाज की, ऑब्वियसली बात है गांव में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, खेती लोगों के पास उतनी है नहीं, लैंड लोगों के पास उतना है नहीं, तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग जो है गांव से या फिर छोटे शहरों से शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जो शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, गांव में या फिर छोटे शहरों में काम कुछ है नहीं। तो इससे हुआ क्या, उससे हुआ ये कि भाई यहां पर आप देखोगे ना, कंसिस्टेंटली जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, शहरों की बर्डन बढ़ रहा है ना। द इनॉर्मस माइग्रेंट्स पॉपुलेशन जनरेट्स अ पूल ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स विच इज ऑलरेडी सैचुरेटेड इन द अर्बन एरिया। अब यहां पे बोला गया कि अब होता क्या, अब उनके पास कुछ स्किल होती नहीं है, पढ़े लिखे होते नहीं है, अनस्किल्ड लेबर होती है, जो कि अर्बन एरियाज में ऑलरेडी भरी पड़ी है, सैचुरेटेड है वो। लेकिन फिर भी हुआ क्या, फिर भी हुआ यह है कि बहुत सारा एक चंक ऑफ पॉपुलेशन जो स्किल्ड नहीं है, जिनको कुछ आता नहीं है, अनस्किल्ड है, अनएजुकेटेड है, और ऑलरेडी वहां पे क्राउड इतना ज्यादा हो गया है, कंजेशन इतना ज्यादा हो गया है। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ यह है कि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है, वो मतलब होता है ना कि उनको स्लम में रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास ना कोई स्किल है, ना कोई आप बोल सकते हो या तो स्किल भी है तो सेमी स्किल्ड है, ज्यादा कुछ पता नहीं है उनको। तो आप देखते हो ये जो पॉपुलेशन होती है ना, यही माइग्रेट करती है शहर की तरफ। अब जब माइग्रेट करती है तो ऑब्वियसली बात है उनके पास कोई स्किल नहीं है, तो काम कैसे मिलेगा,
है ना। तो और ये जो सिचुएशन है ना अर्बन एरिया में, आप देखोगे यहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेवल बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो चुकी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है इस चीज के बारे में। इससे होता क्या, इससे होता यह है कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है खराब हो जाती है ना, उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड जो है खराब हो जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें इकोनॉमिक प्रॉब्लम की हम बात करें, महंगाई और ऑलरेडी बढ़ रही है भाई, ये जो हमारा ये जो इन्फ्लेशन है बढ़ रहा है ऑलरेडी। और इस महंगाई में जब अब होता क्या है कि देखो आपको हजारों जो अनस्किल्ड लेबर मिल जाएंगे, तो उससे होता क्या है, और ज्यादातर जो स्किल्ड लेबर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्वॉल्व है ना, वो ऐसे सेक्टर में इन्वॉल्व है जो ऑर्गेनाइज है ही नहीं, तो उनको जो मिनिमम वेजेस मिलती हैं वो भी बहुत कम मिलती हैं। क्यों? क्योंकि भाई अब जो है हर कोई जो है कम वेजेस में जो है काम करने को रेडी है। क्यों? काम है ही नहीं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, काम ही नहीं है। तो कोई बोल रहा है कि मैं 300 दूंगा, तो दूसरा बंदा आता है भाई नहीं मैं 100 में ही काम कर दूंगा। तो समझ रहे हो ना आप, यहाँ पे जो उनको जो सरकार ने जो वेज डिफाइन किया ना, वेजेस, एवरेज वेजेस इतनी होनी चाहिए, वो वेजेस भी जो है उनको नहीं मिल पा रही है। तो इससे होगा क्या, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो खराब हो जाती है। समझ में आया? सोशियो कल्चर प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे सोशल इल्स जो है दिखाई देते हैं, इनसफिशिएंट फाइनेंशियल, और यहाँ पे अगर मैं सोशल कल्चरल प्रॉब्लम की बात करूं तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात की जा रही है ना। तो देखो द इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फेल टू क्रिएट द एडिक्वेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर केटरिंग टू द बेसिक नीड्स ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन। The availability of the education and the health facilities remains the beyond the reach of the urban poor। आप सोच के देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो फाइनेंशियल यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अगर मैं सोशियो कल्चर प्रॉब्लम की बात करूं, मतलब सोसाइटी में जो इतने डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे मेन चीज क्या, पैसा है ना। यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेन चीज बताई गई है। अब ऑब्वियसली बात है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ज्यादातर जो केटरिंग कर रहा है ना, किसकी नीड्स को केटरिंग कर रहा है, तो भाई जिनके पास पैसा है ठीक ठाक जो है उनकी नीड्स को केटरिंग कर रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट द पुअर पॉपुलेशन, व्हाट अबाउट द 90% ऑफ द पुअर पॉपुलेशन, जो कि उनकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी नहीं हो पा रही, उसके बारे में जो यहाँ पे बात की जा रही है। क्लियर हुआ ना। तो देखो एडिक्वेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर केटरिंग टू द बेसिक नीड्स ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन, द अवेलेबल एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज रिमेन्स बियॉन्ड द रीच ऑफ द अर्बन पुअर। आप देखोगे आज के टाइम पर भी जो गरीब लोग जो होते हैं ना, वो कहाँ जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता तो उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने की कोई बुराई नहीं है, मैं नहीं बोल रहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, लेकिन वहां पे फैसिलिटीज नहीं होती उतनी अच्छी, है ना, उतनी अच्छी फैसिलिटीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होती नहीं है, तो बेचारों को मजबूरन वहां जाना पड़ता है और वहां पे इलाज भी ठीक से नहीं हो पाता। तो जो अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो क्या है भाई, उनके बियॉन्ड है, वो नहीं जा पा रही। हेल्थ इंडीज ऑल्सो प्रेजेंट अ ग्लूमी पिक्चर इन द सिटीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन टेंड्स टू एग्रेवेट द क्राइम रेट्स। आप सोच के देखो, अब यहाँ पे ना हर चीज कनेक्टेड है। आप सोच के देखो, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास नौकरी नहीं है ना, सब खाली बैठे हुए हैं, तो ये सब होता क्या, अब जब किसी के पास एजुकेशन नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, अब इससे होता पता है क्या है, जब गरीबी ज़्यादा बढ़ती है इससे क्राइम रेट्स बढ़ जाते हैं। हर चीज़ कनेक्टेड है ना, तो हमारी सोसाइटी में क्या होगा, क्राइम रेट्स बढ़ेंगे भाई, मारपीट होगी, है ना, मर्डर होंगे डेली, लूटपाट मचेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये जो लोग हैं इनके पास कुछ काम धाम है नहीं। अब ये क्या करेंगे, ये शॉर्टकट ढूंढेंगे भाई, शॉर्टकट ढूंढ के जो पैसा मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, तो इससे क्या होगा, उससे आप देखोगे कि यहाँ पे क्राइम रेट मिलेंगे, है ना। मेल सिलेक्टिव माइग्रेशन टू द अर्बन एरियाज डिस्टॉर्टेड द सेक्स रेशियो। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम और देखने को मिली है कि ज्यादातर जो माइग्रेशन होता है वो मेल माइग्रेशन होता है। जो लोग हैं, मतलब जो मेल हैं, वो ज्यादातर माइग्रेट करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो सेक्स रेशियो जो है किसी शहर का वो भी डिस्टॉर्टेड हो जाता है। डिस्टॉर्टेड मतलब वो डिस्टर्ब हो जाता है ना, खराब हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, जब ज्यादातर जो एक तरफ क्या है भाई, एक तरफ जो मेल्स हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर जगह पर, ऑब्वियसली बात है जहां पर वो माइग्रेट कर रहे हैं वहां पर मेल की जो पॉपुलेशन है बढ़ जाएगी। इससे होगा क्या कि पूरा का पूरा जो सेक्स रेशियो है, मतलब जो हम 1000 पर 1000 मेल की बात करते हैं कि कितना जो 1000 मेल पे कितनी जो फीमेल्स के नंबर्स होते हैं, तो वो जो है क्या हो जाएगा, वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा कि मेल ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा मेल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, फीमेल्स कम हो जाएंगी शहरों की अगर हम बात करेंगे। तो इससे क्या होगा, सेक्स रेशियो भी पूरा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स की हम बात करें तो हम क्या कर रहे हैं भाई, हम जो पॉल्यूटेड वाटर जो है उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं कहाँ पे, रिवर्स में। क्लियर हुआ, ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है भाई, एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है। समझ में आया ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, जैसे स्पेसिफिकली मैं वाटर की बात करूं, सैनिटेशन की बात करूं, एयर पॉल्यूशन की बात करूं, वाटर पॉल्यूशन की बात करूं, वो सारी प्रॉब्लम जो है आपको यहाँ पे दिखाई दी जाएगी। डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट डेवलप्ड कंट्रीज, तो बेटा डेवलप्ड कंट्रीज ने इन सारी प्रॉब्लम्स को कई हद तक जो है टैकल कर लिया है, कई हद तक जो इन्होंने टैकल कर लिया है। तो इसी के साथ क्या हुआ भाई, इसी के साथ आई होप आपको सारी जो चीज़ें हैं वो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। सो कुछ ज़्यादा था नहीं इस चैप्टर में, अगर आप खुद देखोगे तो ज़्यादा था नहीं। बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं आप बोलोगे सर आपने पढ़ाए नहीं, बेटा जो आपके CVT वाले जो चैप्टर में, CVT का जो आपको पूरा जो सिलेबस है वहाँ पर जो दे रखा है, मैंने उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया, उससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया। और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना भी मत बेटा, ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ना। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं। केस स्टडी जो थी हमारी, है ना, प्रॉब्लम जो थी हमारी, है ना, मैंने रूरल के बारे में बात की, अर्बन के बारे में बात की, उनको डिफ्रेंशिएट भी किया, है ना, इन सब के बारे में ही आएगा, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ आएगा नहीं। क्लियर हुआ ना। चलिए तो भाई एंड करते हैं इस क्लास को। आई होप आपको सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।